अब हम लोग इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट करते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जिसने भी BLLB किया हुआ होगा, किसने किसने BLLB किया हुआ है? यस सर। हम सब कीजिए। ओके। यस सर। ओके, तो जिन्होंने भी BLLB किया होगा वो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा, कुछ सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा। इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत ही वाइड है, कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इंटरनेशनल लॉ में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आ जाती है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आ जाती है जिसको कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहते हैं, फिर से इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आ जाती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ आ जाती है। अगर जिन्होंने क्रिमिनल डोमेन में अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ भी पढ़नी होती है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लॉ में पढ़े जाते हैं। तो ये सब जो है BLLB में पढ़ाई होती है। LLB में जो है वो कहीं कहीं पे ही पढ़ाई होती है, मोस्ट जगह पे नहीं होती है। 3 ईयर जो LLB होती है उसमें। तो जिन्होंने भी BLLB किया होगा इंटरनेशनल लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही होंगे, और एटलीस्ट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा है यस ना सर। पब्लिक इंटरनेशनल? यस सर, पब्लिक यस सर। इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है। ओके ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है पहले के क्लासेस से? नो सर। सबसे पहले बताइए कि प्राइवेट इंटरनेशनल और पब्लिक इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है? सर ये बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? यस सर। चांदनी, ओके ओके ओके। मैम हम सबसे पहले यही जानते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का नाम किसे किसे सुना हुआ है? कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को। कोई बताए क्या है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ? ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? सर, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है वो एक मतलब रिलेशनशिप डिनोट करता है, मतलब बिटवीन अ सिटीजन और प्राइवेट एंटिटीज की। ओके ओके, सिटीजन्स और प्राइवेट इंटिटीज के रिलेशनशिप को ये करता है। तो मान लो कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, प्रीति, तुम भी इंडिया के सिटीजन हो, तो हम दोनों के बीच का अगर किसी रिलेशनशिप का डिस्कस किया जाए तो क्या ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक हो जाएगा? यस सर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर मैरिज वगैरह। तो ओके, प्रीति का ये कह रहा है। कोई और है जो बताएगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ? प्राइवेट इंटरनेशनल एक लॉ मेनली मतलब इसमें दो नेशन के लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे एक इंडिविजुअल एक नेशन का है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरे नेशन का है, उन दोनों के बीच में कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया या मैरिज हो गई, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे रिजॉल्व किया जाता है। तो फिर ये होता है कि कौन से नेशन का लॉ लगेगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो उसे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। साक्षी, साक्षी बहुत बढ़िया तुम एक्सप्लेन किया। मैं राधिका तुमको ये बना देता हूँ, कोहोस्ट बना देता हूँ, तुम एक्सेप्ट करना, ठीक है? Yes. देखिए अभी जो साक्षी ने एक्सप्लेन किया ना, साक्षी साहब तुम ही ने एक्सप्लेन किया था ना जस्ट? यस सर, यस सर। हाँ, तुमने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। हाँ, देखिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच के रिलेशंस तो गॉड होते हैं, बट देयर मस्ट बी सम इंटरनेशनल एंगल ना, कुछ तो इंटरनेशनल एलिमेंट होनी चाहिए उस डिस्प्यूट में। अगर अगर दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को ही डिस्कस किया जाए, वही डिस्प्यूटेड है, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, चाहे अडॉप्शन रिलेटेड हो, किसी चीज से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस रिलेटेड हो, मेंटेनेंस रिलेटेड हो, कोई भी इशू हो, लेकिन अगर कोई उसमें इंटरनेशनल एलिमेंट नहीं है तो फिर वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में कैसे जाएगा? तब तो वो नेशनल लॉ के ही डोमेन में रहा ना। अगर दो इंडियन सिटीजन है, उनके बीच में इनहेरिटेंस का इशू है, उनके बीच में गार्जियनशिप का इशू एराइज हो गया है, तो ये नेशनल लॉ के ही डोमेन में रहा, इंटरनेशनल कोई इसमें एलिमेंट ही नहीं आया। बट मान लीजिए कोई इंडिया का सिटीजन है और कोई यूके का सिटीजन है, वो दोनों आपस में रिलेटेड है, उन दोनों कंट्रेक्चुअल रिलेशन से रिलेटेड है, कोई मैरिटल रिलेशन से रिलेटेड है, कैसे भी रिलेटेड है, उनमें कोई इशू आ गया गार्जियनशिप का, मेंटेनेंस का, इनहेरिटेंस का, तो यहाँ पे
यहाँ पे डिस्प्यूट जो है वो इंडिविजुअल्स के बीच में ही है, डिस्प्यूट जो है देश के बीच में नहीं है। इंडिया और यूके का डिस्प्यूट नहीं राइज हो गया है, डिस्प्यूट दो इंडिविजुअल का ही राइज हुआ है। बट यहाँ पे एक इंटरनेशनल एलिमेंट है। वो क्या एलिमेंट है कि एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है और एक पर्सन यूके का सिटीजन है। यूके का पर्सनल लॉ कुछ अलग ही होगा, इंडिया का पर्सनल लॉ कुछ अलग ही होगा। तो यहाँ पे डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स ही है, बट देयर इज सम इंटरनेशनल एलिमेंट, एंड दैट्स व्हाई ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का डोमेन में आ जाता है। ऐसा जो डोमेन है इसी को नाम दिया गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? यस सर। ओके, तो जस्ट बिकॉज दो इंडिविजुअल्स का डिस्प्यूट है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ नहीं हो गया। एक्सेप्ट कर लो आदिति राज को, चांदनी। चांदनी तुम्हारी नेटवर्क सही है? तुम्हें अभी विजिबल हुई थी आदिति राज ने यस सर, जब? यस सर। सर मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से कर लेना। हाँ, तो आई होप आप लोग को प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ समझ में आ रही है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो नेशंस के बीच का है डिस्प्यूट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, वहां पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सभी समझते ही है कि जो प्रॉपर अब इंडिया में और यूएसए में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये किस किस चीज के डोमेन में आ गया? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आ गया। जो हम यूजुअली समझते हैं इंटरनेशनल लॉ वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही होता है। बट जो कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज होता है, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उसमें डिस्प्यूट जो होते हैं वो नेशंस के बीच में नहीं, इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं, प्राइवेट एंटिटीज के बीच में होते हैं। चाहे वो अब मैं जो है किसी यूएसए के पर्सन से या चाइना के पर्सन से कंट्रैक्ट में इंटर कर लूं, तो यहाँ का कंट्रैक्ट लॉज अलग है, वहां का कंट्रैक्ट लॉज अलग है। कोई डिस्प्यूट राइज हुआ तो कहाँ का लॉ अप्लाई हो, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये सब जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रूल्स होते हैं, कई सारे उसके रूल्स होते हैं जो बताती है कि कहाँ किस सिचुएशन में कौन सी लॉ अप्लाई होगी। ठीक है, तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का डोमेन हो गया। तो हमें पढ़ना है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। किसी को डाउट है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है? जिसे कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहते हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को ही कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। तो कोई है जिसने बीएलएलबी में कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? नो सर। कोई भी नहीं है? कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा हुआ था। तो हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो आप सभी मोस्टली सभी जानते हैं एज ए लॉ, एज ए इंटरनेशनल लॉ, वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ही होते हैं। अगर कोई दो देश का डिस्प्यूट है तो वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आ जाती है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में आ जाती है। जो इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन है वो जनरली रोमन टाइम से देखी जाती है, जो एंशिएंट रोम थी वहां से ट्रेस की जाती है। वहां पे एक टर्म आती थी जस सिविले करके, तो एग्जाम में पूछी जाती है कि जस सिविले क्या है। मुझे पता है जस सिविले क्या है? सर दिख नहीं रहा आपने जो भी लिखा है। अच्छा, अब मतलब किस वजह से नहीं दिख रहा है? ब्लर होने की वजह से नहीं दिख रहा है या कुछ लाइट 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 की वजह से नहीं? लाइट आ रहा है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा। सर ओके, आप बोल दीजिए, हम लिख लेंगे। अरे उसको थोड़ा शांत करते हैं। अभी दिख रही है? नो सर। सेकंड, यहाँ मिडिल में थोड़ी लाइट ज्यादा रहती है, इधर लिखूंगा तो दिख रही है। यस। यहाँ पे लाइट दिख रही है ना, यहाँ पे दिख रही है लाइट। बाकी पोर्शन में तो दिख रही है ना? बाकी लोगों को दिख रही है? यस सर। ओके ओके साथी। हाँ, तो मैं पूछ रहा था जस्ट सिविले का मतलब किसी को पता है? जस्ट सिविले, CIVIL, ई इसमें मैंने लगाया हुआ है। जो एंशिएंट रोम था उससे इसका रिलेशन है, एंशिएंट रोम से। देखिए, जस्ट सिविले जो है उन लॉज को कहा जाता है जो एंशिएंट रोम में बस रोमन सिटीजन्स पर अप्लाई होता था। ठीक है, जो रोमन सिटीजन्स थे, रोम के लोग थे, उनका जो लीगल मैटर्स गवर्न किया जाता था, उनकी उनसे रिलेटेड जो राइट्स ड्यूटी जो सब गवर्न किए जाते थे, वो बस रोमन सिटीजन्स, बाकी लोगों पे नहीं, बस रोमन सिटीजन्स पे, उन्हीं को जस्ट सिविले कहा जाता था। तो इस टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं MCQ में कि जस्ट सिविले का क्या मतलब होता है। एक जस्ट सिविले से याद है जस्ट जेंटियम भी होता है। ये क्या होता है?
ये वो होता है, इसको पता है, देखिए जस्ट जेंटियम का मतलब ये, इसको मैंने बताया कि बस किस में अप्लाई हो रहा था, रोमन लोगों पे अप्लाई होता था। रोमन लोगों का जो उनके बीच का राइट्स ऑब्लिगेशन जो थे, उनके रिलेशन थे, वो गवर्न करता था। बस जस्ट जेंटियम जो होता था वो रोमन लोगों पे भी अप्लाई होता था और बाकी लोगों पे भी, मतलब फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होता था, तो इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन था जस्ट जेंटियम। जस्ट जेंटियम का यूनिवर्सल एप्लीकेशन था, जो इसको कहा जाता है कि ये थोड़ा बहुत जो ग्रीस में जो नेचुरल लॉ थी उससे इन्फ्लुएंस माना जाता है जस्ट जेंटियम, क्योंकि वो यूनिवर्सल नेचर का होता था। जो नेचुरल लॉ था ग्रीक में वो यूनिवर्सल नेचर का माना जाता था, और ये भी जस्ट जेंटियम ये भी यूनिवर्सल नेचर का था। तो धीरे धीरे ये कॉमन लॉ बन गया, रोम का पूरा जो रोमन एम्पायर था उसका कॉमन लॉ बन गया, क्योंकि सब पे यही अप्लाई होता था। तो बस आपको इतना याद रखनी है, जस्ट सिमिले जो है वो किस पे अप्लाई होती थी, रोमन लोगों पे अप्लाई होती थी, बस रोमन एम्पायर में, और जस्ट जेंटियम का यूनिवर्सल नेचर था वो सब पे अप्लाई होती थी। ओके कविता? यस सर। ओके, अब बताइए कि कौन मानी जाती है फादर, इंटरनेशनल लॉ का फादर किसको कहा जाता है? ह्यूगो ग्रोटियस। यस सर, ह्यूगो ह्यूगो ग्रोसियस। ग्रोटियस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ के थे ये? डच। ये डच स्कॉलर थे, बहुत बढ़िया। अनुकुल, ये डच स्कॉलर थे ह्यूगो ग्रोटियस, ये फादर माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किसको नाम पता है किताब का, बताओ अनुकुल। यस सर, फ्रीडम ऑफ द सी। ओके, फ्रीडम ऑफ द सी। और कोई किताब? सर ये द लॉ ऑफ लॉ द वॉर ऑफ एंड वॉर पीस। एंड पीस। वॉर एंड पीस। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस भी पूछी जा सकती है, बट मोस्टली नहीं आती है कि इन्होंने क्या किताब लिखी, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि ह्यूगो ग्रोटियस जो है वो क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के। अब आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए सबसे पहले जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के तो बहुत सारे स्कॉलर्स लॉ ही नहीं माना करते थे। अभी आज के जमाने में इंटरनेशनल लॉ बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, इसका बहुत वाइड स्कोप हो गया है। देख ही रहे कितना सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के, और बहुत वाइड है, कितने काउंटलेस ट्रीटीज बन चुकी हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जो देश के बीच के लॉज को, रिलेशंस को गवर्न करते हैं। तो लेकिन पहले जो समय था उसमें कई सारे जो जुरिस्ट थे वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो लॉ बनने के लिए जो रिक्विजिट चाहिए वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है इंटरनेशनल लॉ। एक वैलिड लॉ के लिए जो भी एसेंशियल्स होने चाहिए वो नहीं फुलफिल कर पाता है इंटरनेशनल लॉ। तो कुछ स्कॉलर जो है वो मानते थे उस समय भी कि लॉ, इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है, कुछ नहीं मानते थे कि ट्रू लॉ है। अब तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन नहीं मानते थे। बताइए ऑस्टिन का बहुत पॉपुलर एक डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ का। ऑस्टिन जो है वो यस सर, इंटरनेशनल मोरालिटी। बस ये पॉजिटिव मोरालिटी माने थे उसको। बिल्कुल, पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। जहां जहां ऑस्टिन मिलता है वहां पॉजिटिविस्ट, क्योंकि पॉजिटिविस्ट स्कूल के ही तो स्कॉलर है ऑस्टिन। तो पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ जो भी ऑस्टिनियन थॉट है, ऑस्टिन है, पॉजिटिविस्ट स्कूल है, और पॉजिटिव लॉ की बात की जाती है। क्या है पॉजिटिव लॉ, कोई बताएगा? व्हाट इज पॉजिटिव लॉ? हर जगह सर आपको मिलता होगा जो स्टूडेंट। सर यही बोलता है कि जो लॉ होता है हमेशा कमांड ऑफ सॉवरेन के द्वारा बनाया जाता है, तभी वो एप्लीकेबल होगा। सेंसन होना चाहिए उसमें। यस ओके सर। ओके अनुकुल, बिल्कुल। और कोई कुछ बताना चाहेगा ओपिनियन पॉजिटिव लॉ पे? ये किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? जो पॉजिटिव लॉ के थ्योरीज है किसके अपोजिट जा रहा है? नेचुरल लॉ के ना? यस सर। देखिए हाँ, जो अनुकुल ने बताया वो बिल्कुल भी सही है। जो पॉजिटिव लॉ होता है, इनका ये मानना है, पॉजिटिव लॉ का मतलब ये होता है जो ह्यूमंस लॉ बना रहे हैं, जो ह्यूमंस लॉ बना रहे हैं, भगवान नहीं लॉ के बना रहे हैं। जो ऑथोरिटी है, जैसे कि सरकार होती है, राजा होता है, ये ऑथोरिटेटिव लोग हैं। गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट कानून बनाती है, गवर्नमेंट में कौन है? ह्यूमंस ही है। तो वही ह्यूमंस कानून बना रहे हैं, और उसका जो है उसको बैक किया जाता है सैंक्शन के द्वारा। अगर उस लॉ को कोई वायलेट करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी सैंक्शन के द्वारा, उसको इन्फोर्स भी कराया जाएगा। उस लॉ को बस बनाया नहीं जा रहा है, इन्फोर्स कराया जाएगा। अब चाहे वो लॉ लेजिस्लेशन द्वारा बनाया जा रहा है, चाहे कोर्ट जो है वो डिसाइड कर रही है, चाहे वो कस्टम को एज ए लॉ ट्रीट किया जा रहा है, बट वो ह्यूमन प्रैक्टिस से ही आ रही है, ह्यूमन ही कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये पॉजिटिव लॉ होती है, ना कि कोई डिवाइन पावर से लॉ ओरिजिनेट हो रही है। सभी को समझ में आ रही है पॉजिटिव लॉ? पॉजिटिव लॉ जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे होंगे पूरी, तो हर जगह मिलती रहती है पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ। तो इनका कहना है, ऑस्टिन का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या है, वो कोई लॉ नहीं है, रियलिटी में कोई लॉ नहीं है, वो बस पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। इस टर्म को याद रखिएगा, पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी या पॉजिटिव मोरालिटी, कि ये बस एक तरह का मोरालिटी है, ठीक है, जो कि जो कंट्रीज है वो एग्री हो चुके हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे। जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो कुछ मोरल गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए एग्री हो गए कि हम इसको मानेंगे, लेकिन इसके लिए कोई सैंक्शन नहीं है, इसमें इसके इनफोर्सिबिलिटी के लिए कोई खास प्रोविजंस नहीं है। दैट्स वाई जो है ये लॉ बनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लॉ बनने के एसेंशियल्स को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। बस ये एक तरह के मॉरल प्रिंसिपल्स है जो कि अलग अलग देश जो है एग्री कर गए हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे और करते हैं। जब जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, ठीक है, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, जो लोग एग्री हो गए हैं वो लोग कर रहे हैं। दैट्स वाई ये लॉ नहीं है। बट लॉ का ऐसा नहीं होता है, अगर लॉ बनी हुई है, जो नेशनल लॉज होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अगर बन गई है तो सबको फॉलो करना है, दैट इज ऑब्लिगेटरी। ये डिस्क्रिशनरी नहीं होता है कि लॉ को मानेंगे नहीं मानेंगे, जो भी वायलेट करेगा उसको पनिश की जाएगी, उसके लिए सैंक्शन बनी हुई है, ठीक है। तो ये ऑस्टिन का मानना था कि लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो बस पॉजिटिव मोरालिटी है, ना कि एक रियल में लॉ है। इट इज नॉट अ ट्रू लॉ, इट इज जस्ट अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स है जो कि लोग नहीं मतलब कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कविता? यस सर। ऋषु तुम्हें समझ में आ रहा है ऑस्टिन का क्या करना है इंटरनेशनल लॉ पे? ऋषु, ओके। तो यस सर, समझ में आ रहा है। ओके ऋषि, अब जो है बेंथम का भी यही कहना है, बेंथम का भी यही मानना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ट्रू लॉ नहीं है। बेंथम जो है किस स्कूल से बिलोंग करते हैं जूरिस्प्रूडेंस में? पॉजिटिव स्कूल, वही जो है जिससे बेंथम थे। उपयोगिता बिल्कुल एनालिटिकल या पॉजिटिव स्कूल, एनालिटिकल या पॉजिटिव। एनालिटिकल सर, एनालिटिकल। हाँ बिल्कुल कविता, सभी लोग सही बोल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिविस्ट कहिए, चाहे एनालिटिकल कहिए, चाहे ऑस्ट्रेलियन कहिए, सब जो है सिनोनिमस टर्म ही है। पॉजिटिविस्ट को ही एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। तो बेंथम का भी यही मानना है। अच्छा, बेंथम ही थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ टर्म को कॉइन किया हुआ था। ये एक एमसीक्यू के लिए बहुत बड़ी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बेंथम कॉइन्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ टर्म को फ्रेम किया हुआ था, इंटरनेशनल लॉ टर्म को, ठीक है। अब जो है इनका भी यही मानना है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा हमने ऑस्टिन में पढ़ा कि इसकी इन्फोर्सिबिलिटी के लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। इसमें जो लेजिस्लेचर है, नेशनल लॉ में क्या होता है, नेशनल लॉ में एक लेजिस्लेचर होती है, पार्लियामेंट होती है जो कानून बनाती है, जो सबको मानना होता है। यहाँ पे जो है कोई एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कानून बनाए और सबको फॉलो करता है। इसकी भी कमी है। हाउएवर आज के समय में जो यूएन एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद से जो जनरल असेंबली है वो कई सारी चीजें फ्रेम, लेकिन सबके कंसेंसस है, सबकी कंसेंसस है वो बनती है। बट फिर भी लाइक म्यूनिसिपल लॉ, लाइक नेशनल लॉ, ये ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेशनल लॉ में कोई एक फिक्स्ड लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि एक लॉ बना रही है जो बाइंडिंग है सब पे। तो बेंथम का भी ऑस्टिन की तरह ही इनका भी मानना था, ये सब की कमियों की वजह से जो इंटरनेशनल लॉ है ट्रू लॉ नहीं है। एक हॉलैंड करके है, हॉलैंड भी इसी व्यू को सपोर्ट कर रहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ नहीं है। इनका एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। क्या है पॉपुलर स्टेटमेंट? इनका कहना था कि इंटरनेशनल लॉ जो क्या है वो वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया। क्या मतलब हो गया वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का? बताओ कविता। सर मैंने नहीं बोला। अच्छा, किसने बोला वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? मैंने अच्छा अच्छा, बताओ बताओ क्या मतलब है वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का? सर एक जगह जाके शायद मीट नहीं करेगी। जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओके, हाँ हाँ बताओ बताओ। सर यही हो सकता है कि मतलब वहाँ बहुत सारे इसमें सैंक्शंस लैक कर रहा है, और मतलब जो एक ट्रू नेचर ऑफ लॉ नहीं बता पा रहा हो।
हाँ, प्रीति ने बढ़िया बताया। बिल्कुल, जुरिस्प्रूडेंस में हम लोग कई तरह के लीगल थ्योरीज पढ़ते हैं। हम लोग लॉ को पढ़ते हैं, लॉ कैसे बना सब कुछ पढ़ते हैं, लॉ का क्या नेचर है, लॉ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लॉ का क्या यूज है, लॉ सोसाइटी को कैसे सर्व कर रहा है, सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग जुरिस्प्रूडेंस में। तो इनका कहना है कि जब हम लोग जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं इंटरनेशनल लॉ को, जब हम लोग जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से, लीगल थ्योरीज जो है उसके एस्पेक्ट से, सारे थ्योरीज हैं जुरिस्प्रूडेंस का, जैसे हमने पढ़ा अभी देख रहे थे, नेचुरल लॉ एक थ्योरी हो गया, एनालिटिकल का अपना थॉट हो गया सब। तो अगर हम जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से देखेंगे इंटरनेशनल लॉ को, तो ये नॉर्मल जो लॉ होती है, जो रेगुलर लॉ होती है, उससे बहुत ही अलग है। थोड़ा मोड़ा अलग नहीं, बहुत अलग है। इतना अलग है कि ये इसमें पाए ही नहीं जाते हैं। जो नॉर्मल लॉ में गुण पाए जाते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ में नहीं पाए जाते। सो वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, मतलब डिसअपियर हो रहा है। चीजें जो होनी चाहिए लीगल थ्योरीज में, जो चीजें होनी चाहिए, जो एक लॉ में होनी चाहिए, वो चीज डिसअपियर हो चुकी है इंटरनेशनल लॉ में। उन्होंने इन फ्रेजेस में इंटरनेशनल लॉ को एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल लॉ इज वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। कि जब हम लीगल थ्योरीज के जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, उसके लेंस से देख रहे होते हैं। किसके लेंस से? जुरिस्प्रूडेंस के लेंस से, लीगल थ्योरीज के लेंस से जब हम देख रहे होते हैं इंटरनेशनल लॉ को, तो इनमें ये खोखला पाया जाता है, उसमें बहुत सारे गुण नहीं पाए जाते हैं जो कि होनी चाहिए, जो कि बाकी लॉज में होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था। तो रीजन आपको नाम याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रखिएगा कि इन्होंने, हॉलैंड साहब ने कहा था, क्या कहा था, कि इंटरनेशनल लॉ इज वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। ओके चांदनी? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये तो हो गए, ऑस्टिन का नाम बताया मैंने, बेंथम का नाम बताया, हॉलैंड का नाम बताया। इन लोगों का क्या मानना था? इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है या ट्रू लॉ नहीं है? क्या मानना था बताओ? नहीं है, और true नहीं है। ट्रू लॉ नहीं है। ठीक है, इनका मानना है कि ट्रू लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ के जो कुछ एसेंशियल चीजें होती हैं इसमें मिसिंग है। अब है कि कुछ लोग हैं जो कंसीडर करते थे, कंसीडर इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ, मानते हैं कि ये ट्रू लॉ है, यानी मतलब पहले से भी मानते थे ये लोग कि ट्रू लॉ है। इनका मानना था कि इंटरनेशनल लॉ में भी वो चीजें हैं जो कि लॉ के लिए होनी चाहिए। इसपे कुछ कमियां ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग कहें कि नहीं ये लॉ ही नहीं है। अब जैसे कि हमने पढ़ा अभी फादर ह्यूगो ग्रॉटियस का भी मानना था कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है, और निधि को एक्सेप्ट कर लो, इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ट्रू लॉ है, और इसमें जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो सारे कंट्रीज होते हैं वो अपने म्यूचुअल कंसेंट से कुछ इंटरनेशनल लॉ को सबमिट किए हुए हैं, उसको सभी मानते हैं। और नाम, अगर नाम मानेंगे तो उसके लिए सैंक्शन वगैरह भी होती है। आपने फ्रेडरिक पुल्लॉक का नाम सुना होगा, ये भी इनका भी मानना है। कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। ओपेनहाइम का बहुत पॉपुलर है, ओपेनहाइम का नाम हमने सुना हुआ है। यस सर। सर सर बहुत बढ़िया। ओपेनहाइम का भी यही मानना था कि जो इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स हैं जो बहुत सारे कंट्रीज जो माने हुए हैं और सबको बाइंड करता है। ये कोई ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, जो स्टेट्स को बाइंड करता है अपने रिलेशंस के बीच में। अगर उनके बीच में ट्रीटीज है, उनके बीच में रिलेशंस को बाइंड कर रहा है, गवर्न करने वाले रूल्स है, तो उसको वायलेट भी नहीं किया जा सकता है, उसको मानना कंपलसरी है। ठीक है, इंटरमेंट्स के थ्रू, ट्रीटीज के थ्रू, कस्टम्स के थ्रू वो रूल्स जो होते हैं वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं। ये किसका मानना था? ओपेनहाइम का मानना था। तो ये जो है, और भी है, जैसे कि लॉरेंस का नाम हो सकता है, आपने सुना हो, हॉल का नाम सुना हो। तो ये एटलीस्ट नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। वो ग्रॉटियस, फ्रेडरिक पुल्लॉक, ओपेनहाइम, लॉरेंस है, हॉल है, ये सबका मानना था कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। खास करके ओपेनहाइम का और हुगो ग्रॉटियस का नाम तो याद रखनी है आपको। ओपेनहाइम, ब्रूटस, हुगो ग्रॉटियस, पुल्लॉक, हॉल और लॉरेंस। ठीक है, इन लोगों का मानना था कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? ट्रू लॉ है। क्यों ट्रू लॉ है? क्योंकि इसके लिए भी सैंक्शन है, इसके लिए भी बाइंडिंग नेचर है। ये बाइंडिंग नेचर का होता है, जैसे बाकी लॉ बाइंडिंग नेचर के होते हैं, ये भी बाइंडिंग नेचर का है। बाकी लॉ जो होते हैं वो उसमें फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इसमें भी फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये भी कस्टम से डेवलप हुआ है, बाकी लॉ भी कस्टम से डेवलप होते हैं। बाकी लॉ में भी लेजिस्लेशंस बनते हैं, इसमें भी लेजिस्लेशंस बनता है। ठीक है, तो ये भी जो है लॉ है। ठीक है कविता? यस सर। तो ये तो इंट्रो हो गया एक तरह का इंटरनेशनल लॉ का। अब बताइए कि इंटरनेशनल लॉ में जो होता है वो
कौन कौन से इसमें इसके सब्जेक्ट्स क्या माने जाएंगे, सब्जेक्ट्स क्या क्या माने जाते हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्या इंडिविजुअल्स है कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल। अगर क्वेश्चन है एग्जाम में कि आर इंडिविजुअल्स अ वैलिड सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आंसर इज यस और नो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यस सर, और स्टेट। ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यस सर। ओके। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सब्जेक्ट्स मानी जाती है कि नहीं इंटरनेशनल लॉ। यस सर। मानी जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाने में नहीं कहती, जो लोग जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं उनका ये अप्रोच रहा है हमेशा से कि इंटरनेशनल लॉ का जो एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है वो बस क्या है, स्टेट ही है, मतलब कंट्री है। स्टेट का मतलब क्या हो गया, कंट्री हो गया। किसका अप्रोच है ये, ट्रेडिशनल व्यू है ये। मोस्टली इन लोग में रियलिस्ट आया करते थे, बट जो ट्रेडिशनल व्यू है उसका ये मानना था कि जो एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है इसका इंटरनेशनल लॉ का, वो बस स्टेट है, बाकी लोग नहीं है, स्टेट ही है, इसी के इर्द गिर्द सब घूमता है, इसलिए स्टेट ही सब्जेक्ट मैटर है। इवन ऑस्टिन जो है, ग्रे जो है, ये सब इसी व्यू को माना करते थे। इवन ओपेनहाइम जो है, ओपेनहाइम, ऑस्टिन, ग्रे, ये सब इसी व्यू को माना करते थे। क्या कौन सा व्यू, कि स्टेट इज द ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अदर सब्जेक्ट्स नहीं है, ओनली सब्जेक्ट कौन है, स्टेट ही है। लेकिन धीरे धीरे जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया, इस चीज को सभी ने अडॉप्ट किया। जो मॉडर्न व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो आप सभी ने बताया वो सारे सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। तो जो जिस तरह आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सारे ही सब्जेक्ट्स मैटर है। तो अभी क्वेश्चन है एग्जाम में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है, ऑप्शन में रहे इंडिविजुअल्स भी रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज भी रहे, स्टेट भी रहे, तो आपको ऑल ऑफ दी सिलेक्ट करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, ठीक है, इंडिविजुअल्स, स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, दीज ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दीज ऑल आर दी। अब जैसे कि केल्सन का नाम आपने सुना हुआ है, जो स्टूडेंट्स में सभी ने सुना होगा केल्सन का नाम, यस सुना सर। हुआ है कि नहीं? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। कौन सी थ्योरी दिए थे केल्सन? सर प्योर थ्योरी प्योर ऑफ थ्योरी लॉ। ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग की जो स्टूडेंट्स हो चुकी है ना? यस सर। यस सर, हो गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया है, बहुत बढ़िया। तो केल्सन, जेनिंग्स, ये सब जो है इनका ये सब मानना था कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट जो है वो बहुत वाइड है, स्टेट को ही नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए, बाकी लोग भी सब्जेक्ट मैटर है, स्टेट सब्जेक्ट मैटर है किसके, इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। तो केल्सन, जेनिंग्स, ऑस्टिन, ग्रे, ये लोग का मानना है, ओपेनहाइम, इन लोग का मानना है कि सब्जेक्ट मैटर जो है बस स्टेट है। केल्सन, जेनिंग्स, इन लोग का मानना है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो बस स्टेट ही नहीं है, और भी चीजें हैं। और भी चीजों में क्या क्या आ जा रहा है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट आ गया है, इंडिविजुअल्स आ गए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए हैं, ये सारे सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। यस सर। ठीक है, यशस्विनी, यस सर। ओके। तो इंडिविजुअल्स है सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं यशस्विनी? यस सर है। ओके, बहुत बढ़िया। अब जो है एक क्वेश्चन आती है कि जो म्युनिसिपल लॉ है और जो इंटरनेशनल लॉ, इन दोनों में क्या रिलेशन है, म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन है? एक थ्योरी है मोनिज्म करके, ठीक है, मोनिज्म करके थ्योरी है, ओके, एक डुअलिज्म करके थ्योरी है। ये दो थ्योरी बताती हैं कि क्या रिलेशन है इसमें, म्युनिसिपल लॉ में और इंटरनेशनल। म्युनिसिपल लॉ का क्या मतलब होता है, ये यशस्विनी बताओ, म्युनिसिपल लॉ का क्या मतलब होता है? तो एप्लीकेबल होते हैं लॉस। हाँ, बहुत बढ़िया यशस्विनी। जो स्टेट के अंदर जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो म्युनिसिपल लॉ होता है, ठीक है। नेशनल लॉ को ही म्युनिसिपल लॉ कहते हैं, नेशनल लॉ को। तो मोनिज्म एंड डुअलिज्म करके थ्योरी है, ये बताती है कि क्या रिलेशन है इंटरनेशनल लॉ में और नेशनल लॉ में, मतलब कि म्युनिसिपल लॉ में।
तो मोनिज्म का कहना है, मोनिज्म, थ्योरी ऑफ मोनिज्म, इसका कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो नेशनल लॉ में अप्लाई हो जाते हैं, उसमें कोई खास बदलाव करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। इंटरनेशनल ट्रीटी को मान लीजिए साइन किया गया, इंडिया गया इंटरनेशनल ट्रीटी को, इंटरनेशनल ट्रीटी में इंटर किया, साइन किया, सिग्नेटरी बना, और उसके बाद वो अप्लाई हो जाएगा इंडिया में। ऐसा नहीं कि उसको फिर चेंजेस किए जाएंगे, उसको मॉडिफाई करना होगा, नेशनल लॉ उसको बदलना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई होगी, इसकी जरूरत नहीं होती है। मतलब कि इंटरनेशनल लॉ को डायरेक्टली कंट्रीज में अप्लाई कर दिया जाता है। इंटरनेशनल लॉ का इतना रिकॉग्निशन है कि उसको डायरेक्टली कंट्री में अप्लाई कर दिया जाता है बिना चेंजेस किए। नेशनल लॉ में कोई बदलाव नहीं किया, नेशनल लॉ में अलग से अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, नेशनल लॉ को बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कानून बनाने की जरूरत नहीं है कि उस लॉ को हम अडॉप्ट करें। ठीक है, वो ट्रीटीज को साइन की जाती है, डायरेक्ट वो अडॉप्ट कर ली जाती है, कंट्री में अप्लाई कर दी जाती है, कंट्री में इन्फोर्स कर। ये किसका कहना है? मोनिज्म का कहना है, मोनिज्म का। ठीक है, और डुअलिज्म उसका उल्टा हो गया। डुअलिज्म का कहना है कि जब कोई इंटरनेशनल लॉ को कोई ये करता है, एग्री करता है, इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी में एग्रीमेंट में इंटर करता है, तो फिर जब कंट्री में कब अप्लाई होती है? डायरेक्टली नहीं अप्लाई होती है, उसके लिए पहले लॉ बनाई जाएगी, तब अप्लाई होगा, या पुराने लॉज में ही चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, पुराने लॉज में अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके, या नए लॉज बना करके अप्लाई किए जाएंगे इंटरनेशनल लॉ को। ये डुअलिज्म का कहना है, डुअलिज्म का कहना है। इसका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली नहीं इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा नेशनल लॉ में, उसके लिए बदलाव करना पड़ेगा। और मोनिज्म का कहना है डायरेक्टली अप्लाई कर लिया जाता है नेशनल लॉ में। समझ में आ रहा है सबको मोनिज्म और डुअलिज्म का? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, अनुकुल? थ्योरीज को बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग आंसर अभी तो लिखना नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में आप लॉन्ग आंसर लिख, सेमेस्टर एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हैं आप लोग, तो इतनी जाननी है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, और इवन नॉट एमसीक्यू, कई बार एमसीक्यू डायरेक्टली नहीं होती है, कंसेप्चुअल भी होती है, तो कंसेप्चुअल भी बन जाए कि आपको मोनिज्म की थ्योरी पता होनी चाहिए, डुअलिज्म की थ्योरी पता होनी चाहिए, ताकि आप जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी बना लें, बट नॉट इन वेरी डिटेल, क्योंकि आपको मोनिज्म डुअलिज्म पे 4 पेज 5 पेज दिखनी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए मोनिज्म और डुअलिज्म। एक हार्मोनाइजेशन थ्योरी भी होती है। अब ये दोनों थ्योरी आप देख लिए, एक में क्या कहा जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या करनी चाहिए? कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है। लॉज में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर ली जाती है इंटरनेशनल लॉ, मोनिज्म का कहना था। डुअलिज्म का डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं की जाती है, उसके लिए नेशनल लॉ में बदलाव करना पड़ेगा। अब जो है दोनों में हार्मोनाइज किया गया हार्मोनाइजेशन थ्योरी के द्वारा, हार्मोनाइजेशन थ्योरी। अब इसका कहना है कि दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, इंटरनेशनल लॉ में और नेशनल लॉ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। और बैलेंस क्यों बनाना है? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ह्यूमन लाइफ को ही सर्व कर रहे हैं, दोनों ह्यूमन राइट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, या कोई ना कोई ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दोनों में बैलेंस बनाना है, दोनों को अलाइन करना है, कंट्राडिक्टरी नहीं बना देना है, दोनों के एक दूसरे के कंसोनेंस में बनाना है, ताकि दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं और दोनों चलता रहे। ये नहीं कि इंटरनेशनल लॉ से नेशनल लॉ को कंट्राडिक्ट करा के इंटरनेशनल लॉ को ना अप्लाई किया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अलाइन करना चाहिए, दोनों को कंसोनेंस में बनाना चाहिए, ताकि दोनों ही अप्लाइड हो। दोनों में बैलेंस बनाने की बात कर रहा है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। ओके, तो आपको बस हार्मोनाइजेशन थ्योरी बैलेंस बनाता है दोनों, इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। ओके प्रीति? हाँ, तो बताओ डुअलिज्म क्या है? डुअलिज्म के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई होती है इंटरनेशनल लॉ? डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है या कुछ बदलाव करने होते हैं नेशनल लॉ में? डुअलिज्म नो सर, वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है, उसमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं हाँ, ओल्ड लॉ बहुत के। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेशनल लॉज जो है उसमें डायरेक्टली नहीं इनकॉर्पोरेट किया जाता है इंटरनेशनल लॉ को, उस नेशनल लॉज में कुछ बदलाव करने होते हैं, या नए लॉज बना देने होते हैं, या ओल्ड लॉज में अमेंडमेंट करने होते हैं, तब जाकर अप्लाई होता है इंटरनेशनल लॉ। ये डुअलिज्म कहता है। अब जो है कुछ एक टर्म है, सुना हुआ है आपने, पैक्टस एंड सर्वेंटा? यस सर, सुना है पर पता नहीं। यस सर, सुना अच्छा है। अच्छा अच्छा, बहुत ही पॉपुलर है, इतनी अनगिनत बार पूछी जा चुकी है इसको। कोई ठीक है, treaty इसको है याद रखना ही रखना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर, इसका मतलब होता है, इसके प्रतिपादक। हाँ, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जो बनती हैं, कन्वेंशन होती है, ट्रीटीज होती है, उनको मानने का जनरल रूल है। ये जनरल रूल यही है कि जिन्होंने भी ट्रीटी में एंटर किया हुआ है,
जिन्होंने भी ट्रीटी साइन की हुई है, जो भी सिग्नेटरीज है, आदर सम्मान करेंगे। हाँ, उनको कंप्लाई करना है, उनको कंप्लाई करना है। ओके सुचेता, ठीक है, उनको कंप्लायंस दिखाना है इंटरनेशनल लॉ से, इंटरनेशनल ट्रीटीज से। ये नहीं कि ट्रीटी साइन कर लिए और बाद में कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये क्लॉज नहीं मानेंगे, उस समय हम ध्यान नहीं दिए थे, साइन कर लिए, ये क्लॉज जो है वो हमारे नेशनल लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये जनरल रूल है, जनरल रूल है पूरे इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में, ये पैक्टा sunt servanda, इसका मानना है कि पूरे जो ट्रीटीज होते हैं उसको कंप्लाई करना, ट्रीटीज मस्ट बी कंप्लाइड विद। इसका मतलब मैंने लिखा हुआ है, मतलब याद रखिएगा, एग्जाम्स में यही पूछी जाती है, इसका क्या मतलब होता है, चाहे ये जो मतलब लिख देगा ये किस मैगजीन का मतलब है या किस प्रिंसिपल का मतलब है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है पैक्टा sunt servanda का, जिसका मतलब होता है ट्रीटीज मस्ट बी कंप्लाइड विद। ये फंडामेंटल रूल है, प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, जो कहता है कि जो भी कन्वेंशन होते हैं, जो भी ट्रीटीज होते हैं, उसको माननी होती है सबको। ठीक है, माननी होती है, ये नहीं कि ट्रीटीज को साइन कर लिए, अडॉप्ट कर लिए और फिर माने नहीं। याद रहेगा ना सबको, कोई गलत तो नहीं कर लेगा ना? नो सर। बोला नामिका, याद रहेगा ना? यस सर। ओके ओके, अब जाइए, इससे भी इंपॉर्टेंट जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल है। इसका क्या मतलब होता है? ये भी है, ठीक है, v टू द पावर 20i। ठीक है, वी में 20 मैंने v लगा दिया और फिर i है। जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल, किसको पता है इसका मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए ये सब मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स हैं। सर ओके कोई बात अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनिवार्य प्रतिमान मतलब कुछ ऐसा माना जाता है। हाँ, क्या सुचेता तुमने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बोलो। अंतरराष्ट्रीय, बोलो सुचेता। कुछ नहीं सर, आप बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब मैंने लिखा यहाँ पे कंपेलिंग लॉ। देखिए जस्ट कोजेंस का जो प्रिंसिपल है, ये बताता है कि कुछ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इससे रिलेटेड, कुछ जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो सबको माननी ही माननी है। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टू अबाइड बाय दोज रूल्स। देयर आर सम फिक्स्ड रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कुछ ऐसे फिक्स्ड रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के जो सबको माननी है, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा उसका। और इसको मानने के लिए कोई ट्रीटी में भी इंटर करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रीटीज में नहीं इंटर किया हुआ है, अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रीटीज है, उसको सिग्नेटरी उसका कोई कंट्री नहीं है, तो भी माननी है। मतलब कि वो प्रिंसिपल जो सबको माननी है वही है जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई नहीं क्लेम कर सकता है कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा। अगर वो वायलेट करेगा तो उसको अगेंस्ट सैंक्शन लगेगा ही लगेगा, चाहे वो किसी एग्रीमेंट का पार्ट हो या नहीं हो, चाहे किसी कन्वेंशन को पार्ट हो चाहे नहीं हो। जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि स्लेवरी को बैन कर दिया गया है, सबको पता है स्लेवरी को बहुत पहले से बैन कर दिया गया है। एंशिएंट टाइम में स्लेवरी का प्रैक्टिस हुआ करता था, बट स्लेवरी को बैन कर दिया गया हुआ है। अब जो है ये जस्ट कोजेंस का एक प्रिंसिपल है, किस चीज का? स्लेवरी का प्रोहिबिशन जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल। अब जो है ये सबको माननी है। अब मान लीजिए जो कन्वेंशन ऑन स्लेवरी है उसका इंडिया पार्टी नहीं बने और इंडिया में स्लेव प्रैक्टिस शुरू हो जाए, ठीक है, स्लेव प्रैक्टिस शुरू हो जाए, और इंडिया क्लेम करे मैं तो पार्टी ही नहीं हूँ, मैं तो सिग्नेटरी नहीं हूँ कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी का, तो मैंने रखा हुआ है, ये नहीं किया जा सकता है। इंडिया के खिलाफ फिर भी सैंक्शन लिए जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ जस्ट कोजेंस है, इसको मानना कंपल्सरी होता है, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। नो कंट्री कैन वायलेट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट कोजेंस। ये तभी मैंने लिखा है कंपेलिंग लॉ, इसको कह सकते हैं, जो कंपेलिंग नेचर का है, जिसको सभी को मानना ही मानना है, चाहे वो पार्टी हो चाहे नहीं, चाहे वो सिग्नेटरी हो चाहे नहीं। समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो क्या जस्ट कोजेंस प्रिंसिपल को क्या ब्रोक किया जा सकता है किसी भी हाल में? नहीं। क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। चाहे आप किसी, अब जीनोसाइड को प्रिवेंशन प्रिवेंट किया गया है, जीनोसाइड को प्रोहिबिशन लगी हुई है, अब वो नहीं करना है तो नहीं करना है। टॉर्चर को प्रोहिबिट किया गया है, कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, सीएटी बहुत पॉपुलर कन्वेंशन है, बट कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का जो पार्टी हो चाहे नहीं हो,
टॉर्चर नहीं करना है किसी भी कंट्री में, टॉर्चर रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो जस्ट कॉजेंस का प्रिंसिपल वही कहता है, कुछ वो प्रिंसिपल्स जो कि सबने मानी हुई है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए वेरी एसेंशियल है, ठीक है। अब वो जो है माननी सबको है, इसी को जस्ट कॉजेंस का प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है राधिका। अदिति, अदिति तुम सुन रही हो अदिति? यस सर। अदिति राज, क्योंकि समझ में आ रही है? ओके, बहुत दिन कर रही हो, फ्री हो गई तुम? सर बहुत इधर उधर बिजी थे सर, पता नहीं। ओके ओके। निधि, तुम जीके वाली क्लास भी नहीं कर रही हो ना आदिति? सर कुछ नहीं कर रहे और पढ़ भी नहीं रहे थे, अब करेंगे सर। तो पढ़ने के लिए समय निकालो ना, बाकी सर काम ऐसी को तो बात नहीं थोड़ी है, सी। मेरा भाई आने वाला था तो उसके लिए रूम ढूंढना था, और रिश्तेदार सब आके दिमाग खराब कर दिए थे मेरा, इसलिए। ओके, और कौशिकी भी नहीं क्लास कर रही है? कौशिकी उसके मम्मी पापा आ गए थे, वो 10 दिन से उसके घर पे थे, मतलब आए थे और लौट नहीं पा रहे थे, तो सब कोई थे तो इसलिए वो भी नहीं पढ़ पा रही थी ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बट पढ़ाई को वैसे कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं है, क्योंकि अगर 5 दिन 10 दिन भी गैप अगर बन जाए तो वो बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। और ये तब पता चलती यस है जब एग्जाम्स आए, एग्जाम्स जब आती है तो ऐसा लगता होगा कि 2-4 दिन और मिल जाता तो कितना और पढ़ लेते, कितना और पढ़ लेते। जब कोई भी बड़ी एग्जाम है तो ऐसा लगती है, सबको ऐसा लगता हो कि 2-4 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता और कितना पढ़ लेते। तो 2-4 दिन शुरू से ही वेस्ट करने का क्या फायदा। ठीक है अदिति, यस सर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। समझ में आ गया अदिति? जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल, जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल मैंने लिखा हुआ था, प्रीएम्प्टिव नॉर्म्स, प्रीएम्प्टिव नॉर्म्स लिखा हुआ था, मतलब वही चीज, वही वो नॉर्म्स, वो लॉज, वो रूल्स रेगुलेशन जो कि सबको मानने हैं, जो कि कंपेलिंग नेचर की है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसको कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। और पैक्टा सन्स का क्या मतलब था, वो कि जिसने भी ट्रीटीज को साइन किया हुआ है उसको अबाइड बाई करनी है, ट्रीटी से अबाइड बाई करनी है, उसको माननी है, ठीक है आदित्य। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। सोर्सेज मतलब कहाँ से निकल के आया हुआ है। नेशनल लॉ के भी सोर्सेज पढ़े जाते हैं, हमने हिंदू लॉ जब आपने पढ़ा था हिंदू लॉ का सोर्सेज पढ़ा, मुस्लिम लॉ का भी सोर्सेज पढ़ा, तो इंटरनेशनल लॉ के भी सोर्सेज पढ़ने। इंटरनेशनल लॉ का क्या क्या सोर्सेज है, तो इंटरनेशनल लॉ में तो एक दो दिक्कत तो हमेशा से रही हुई है। अब नेशनल लॉ है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, नेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में एक लेजिस्लेटर होता है, सुप्रीम लेजिस्लेटर होता है, जो कि सबके लिए कानून बनाता है। सभी देश में होता है, पार्लियामेंट होता है जिस नाम से भी हो, लेकिन एक सुप्रीम लेजिस्लेटर होती है जो कानून बनाती है, जो सबको अबाइड बाई करना होता है कंपल्सरी रूप से। बट इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में पहले से क्या चल रहा था कि सारे कंट्रीज, कुछ कंट्रीज मिलकर के कोई ट्रीटी बना ले, या बहुत सारे कंट्री मिलकर के कोई ट्रीटी बना ले, या अब जनरल असेंबली कुछ ट्रीटी को जो है वो पास कर रहा है, कुछ रेजोल्यूशन पास कर रहा है जो सबको माननी है। तो यहाँ पे जो है एक सुप्रीम लेजिस्लेटर जो है उसकी कमी हमेशा से रही है कि कोई एक ऑथोरिटी हो जो सबके लिए बना रही है, जो सब मान रहे हैं, ऐसा कमी रहा है। अब कोई किसी ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है किसी ट्रीटी को, वो नहीं उसे कंप्लाई कर रहा है, किसी ने कुछ कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं बना, उसे नहीं कंप्लाई कर रहा है। इस तरह की चीजें रही है, इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में होती है। यहाँ पे वो नहीं है कि पार्लियामेंट कानून बनाए तो हर राज्य को मानना ही मानना है, इस तरह की चीजें इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में नहीं होती है। ओके, इसमें सब कुछ मोस्टली किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है, कंसेंट पे डिपेंडेंट हो जाता है कि कौन कौन सा कंट्री जो है वो कंसेंट दे रहा है। इसलिए ओपेनहाइमर ने भी कहा हुआ था कि यहाँ पे एक ही, ओपेनहाइमर का एक स्टेटमेंट था कि इंटरनेशनल लॉ का एक ही सोर्स है, और वो क्या है, कॉमन कंसेंट। कॉमन कंसेंट, सबने कंसेंट दे दिया तो वो बन गया इंटरनेशनल लॉ, कंसेंट जिसने भी नहीं दिया तो नहीं बना इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ओपेनहाइमर का कहना था कि एक ही सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का और वो है कॉमन कंसेंट। तो ये सब तो हम लोग छोड़ते आते हैं सोर्सेज पे।
आर्टिकल 38 ऑफ आईसीज स्टैट्यूट, आर्टिकल 38 ऑफ आईसीज स्टैट्यूट, इतनी बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूजीसी नेट में हो, यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप लोग देंगे उसमें इंटरनेशनल लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे इंस्टीट्यूट, सोर्सेज से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। जहां पे इंटरनेशनल लॉ से अगर 20 क्वेश्चन पूछी जानी है तो उसमें सोर्सेज से 1-2 रहने ही रहने होते हैं। तो आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे इंस्टीट्यूट है, वो बताता है कि क्या क्या सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है, क्या क्या सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ के। किसी को पता है क्या क्या सोर्सेज है एज पर आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे इंस्टीट्यूट? सिर्फ 4 सोर्सेज हैं 38 के अकॉर्डिंग। हाँ ओके सुचेता, कौन कौन से 4 सोर्सेज है? सर सबसे फर्स्ट हो जाएगा ट्रीटीज हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल कस्टम हो जाएगा, फिर जनरल प्रिंसिपल और जुडिशियल डिसीजन। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड सोसाइटी। हाँ ओके अनुकूल, बिल्कुल। रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इंटरनेशनल कस्टम, जो कि अनुकूल ने बताया कि ट्रीटीज होते हैं, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन मैंने लिखा सबसे पहले, जो कि अनुकूल ने बताया ट्रीटीज कन्वेंशन सब इसी में आ गया। तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं वो पहला सोर्स हो गया इंटरनेशनल लॉ का। जो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट बनती है, जो कंट्रीज के बीच में प्रोटोकॉल्स बनते हैं, ट्रीटीज बनते हैं, कन्वेंशन बनते हैं, ये पहला सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। ओके, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये 5 सोर्स को आपको याद रखना है, ठीक है, 5 सोर्स को याद रखना है। 5 सोर्स मैं बताऊंगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गया। दूसरा इंटरनेशनल कस्टम हो गया। कस्टम जो है वो नेशनल लॉ का भी सोर्स होता है ना, नेशनल लॉ का सोर्स की नहीं होता है? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। जो भी जनरल प्रैक्टिस होता है वो कस्टम का फॉर्म बन जाता है, अगर उसको फॉलो करना लीगल ऑब्लिगेशन राइज कर रहा है तो जनरल जो प्रैक्टिस होते हैं, अगर वो बहुत समय, हम लोग डिटेल में थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी हम लोग नाम देख लेते हैं। इंटरनेशनल कस्टम, इंटरनेशनल कस्टम जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। किसका? इंटरनेशनल लॉ का। किसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेज? कहाँ मेंशन्ड है ये सोर्सेज? आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे। आईसीजे स्टैट्यूट, बिल्कुल। आईसीजे स्टैट्यूट जो है उसके आर्टिकल 38 में, ठीक है, याद रखना आपको आर्टिकल 38 में, ये भी क्वेश्चन पूछ जाती है कहाँ है आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट, किस स्टैट्यूट के? तो आईसीजे स्टैट्यूट का आर्टिकल 30। फिर मैंने लिखा है 3rd नंबर पे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, अभी हमने पढ़ा पैक्टा एंड सर्वेंटा, जस्ट कोजिन्स का प्रिंसिपल, ये सभी जनरल प्रिंसिपल्स ही तो है। तो और भी हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि सबके द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, दुनिया के जितने भी सिविलाइज्ड नेशन हैं उनके द्वारा। जो अनसिविलाइज्ड है, ये सिविलाइज्ड क्यों लिखा गया है? मान लीजिए कुछ ऐसे कंट्री जो कुछ मानना ही नहीं है, ठीक है, तो उनको इग्नोर कर दो, लेकिन जो भी सिविलाइज्ड नेशन है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को, जो ह्यूमन के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, जो ग्लोबल इश्यूज की बात करते हैं, उन वो कंट्रीज कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो सब भी। उसके बाद क्या हो गया? जुडिशियल डिसीजंस हो गए। फिर होता है टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। मैंने लिखा हुआ है टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, ठीक है। अब जो प्रोमिनेंट जुरिस्ट होते हैं उनकी बातों को कहा जा रहा है, प्रोमिनेंट जुरिस्ट होते हैं उनकी बातों को। इसके अलावा भी कोई होता है? अनुकूल बताओ। इक्विटी। बहुत बढ़िया। देखिए अगर इक्विटी एंड कंसाइन जो होता है वो भी सोर्स होती है, अगर पार्टीज एग्री करे तो इक्विटी और कंसाइन जो होती है वो भी सोर्स होती है किस चीज का? इंटरनेशनल लॉ का। इसको आपने ये 5 जो है आप याद रखें। लास्ट हो गया इक्विटी एंड कंसाइन, लेकिन ये तब जब पार्टीज एग्री करे तब। इसको मिटा दूं मैं? यस सर। इक्विटी गुड कंसाइन जो होता है, इक्विटी गुड कंसाइन जो होता है वो तब होती है
जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, तो उसमें इक्विटी गुड कंसाइंस को भी बताया गया हुआ है कि वो भी सोर्स है, लेकिन तब जब पार्टीज एग्री करे, उसके लिए एक मैक्सिम है एक्स एक्वो इच बोनो। इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी गुड कंसाइंस अगर पार्टीज एग्री करे तो क्या बन जाता है, वो भी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। बट प्राइमरली आपको वो 5 चीजें याद रखनी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गया, इंटरनेशनल कस्टम हो गया, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस हो गया, जुडिशियल डिसीजंस हो गए, एंड टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। एग्जाम में आ जाता है, लिख देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसमें से या तो तीनों वैलिड नेम रहेंगे, उस पर ऑल ऑफ दीज रहेगा, या तो कुछ एक्स्ट्रा ला देगा, 3 सही है गलत ला देगा, तो आपको चुनना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स, तो नॉट वाला चुनना होगा। तो ये 5 नाम आप याद रखिएगा। आइए इसको एक एक करके हम लोग थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि लॉन्ग आंसर फिर से आपको नहीं लिखना है इसमें। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन था, सबको समझ में आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन यानी ट्रीटीज, जो देश के बीच में एग्रीमेंट बनता है उसी को इंटरनेशनल कन्वेंशन कहते हैं। वो डिपेंड करता है कंसेंट पे कि किसने किसने कंसेंट दिया हुआ है। तो कंसेंट जो होता है एक्सप्रेस होता है, जो ट्रीटीज होती है वो एक्सप्रेस कंसेंट की निशानी है या इम्प्लाइड कंसेंट की निशानी है, बताओ। एक्सप्रेस एक्सप्रेस है सर। ओके ओके ओके। और कस्टम इम्प्लाइड सर वो इम्प्लाइड है। बहुत बढ़िया कविता, नाम था सभी लोग को। बिल्कुल, कस्टम जो होता है वो इम्प्लाइड कंसेंट की वो एक तरह के मार्क होती है, इन्फर करता है इम्प्लाइड कंसेंट, क्योंकि वो कस्टम सभी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, भले ही वो लिखित रूप में एग्रीमेंट नहीं हुई है कि हमको मानना ही मानना है, बट कस्टम जो है अगर वो फॉलो हो रही है तो उसका लीगल ऑब्लिगेशन भी होता है कि वो करना ही करना है, तो इम्प्लाइड कंसेंट शो कर रहा है। लेकिन ट्रीटी जो है वो एक्सप्रेस कंसेंट शो कर रहा होता है, एक्सप्रेस, क्योंकि ट्रीटी में इंटर किया गया है, ट्रीटीज के सारे क्लॉजेस को पढ़कर के, आर्टिकल्स को पढ़कर किसी ने साइन किया हुआ है, तो एक्सप्रेस कंसेंट दिखा रहा है कि हाँ एक्सप्रेसली इस ट्रीटी को कोई साइन किया हुआ है, एक्सप्रेसली इस एग्रीमेंट का कोई सिग्नेटरी है, इस कन्वेंशन का कोई सिग्नेटरी है। ओके, अच्छा, इनमें से कौन कौन सा प्राइमरी सोर्स है, जो मैंने 5 लिखवाया हुआ है उनमें से कौन कौन सी प्राइमरी सोर्स होगी और कौन कौन सी सब्सिडियरी होगी, कोई बताएगा। ट्रीटीज पहला जो है कन्वेंशन, वो कौन सी सोर्स है, प्राइमरी है कि नहीं है। सर प्राइमरी होगा। हाँ, तो सभी लोग लिख लीजिए, जहां भी कन्वेंशन लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए प्राइमरी सोर्स, इस पे भी क्वेश्चन पूछी जाती है ट्रीटीज। दूसरा जो इंटरनेशनल कस्टम था वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या सब्सिडियरी है, वो भी प्राइमरी है, सभी लोग लिख लीजिए कि कस्टम जो है वो भी प्राइमरी है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, वो प्राइमरी है या सब्सिडियरी है, प्राइमरी भी प्राइमरी है, सभी लोग लिख लीजिए वो भी प्राइमरी है। अब जो है जुडिशियल डिसीजन था उसके बाद, तो जुडिशियल डिसीजन प्राइमरी है या सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी। ओके ओके, सब्सिडियरी उसके सामने लिख लीजिए, जुडिशियल डिसीजन इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज सब्सिडियरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद जो था टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, वो प्राइमरी है कि सब्सिडियरी है, प्राइमरी है कि सब्सिडियरी, सेकेंडरी। ठीक है, वो सब्सिडियरी है या सेकेंडरी है, वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो था वो प्राइमरी सोर्स था, चौथा पांचवा जो है वो सब्सिडियरी सोर्स है। इक्विटी गुड कंसाइंस को मैं अलग से बता दिया था, इसलिए 5 में मैं इसको नहीं गिन रहा हूँ, इक्विटी गुड कंसाइंस को नहीं गिन रहा हूँ। ओके तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कस्टम है, एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जुडिशियल डिसीजंस है एंड जुरिस्ट के वर्क्स है, मतलब टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, ये जो है सब्सिडियरी सोर्सेज है, सब्सिडियरी सोर्सेज है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया मैंने। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वेंशन। ठीक है, तो कन्वेंशन आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक तरह का एक्सप्रेस कंसेंट दिखाती है, पार्टी कन्वेंशन में जब इंटर की जाती है एक्सप्रेस कंसेंट शो करता है। कन्वेंशन जो होती है या ट्रीटी जो होती है वो जनरल भी होती है या पार्टिकुलर होती है, जनरल या पार्टिकुलर होती है। क्या मतलब हो गया, जनरल ट्रीटी का, हाँ सबके लिए, सबके लिए मतलब जरूरी नहीं है कि सबके लिए ही, बट मोस्ट के लिए। ठीक है, जनरल जो ट्रीटी होती है या कन्वेंशन होती है उसका ये मतलब होता है कि ऑलमोस्ट वेरियस कंट्रीज एक साथ आकर के कोई ट्रीटी में एंटर करना है, कोई ग्लोबल इशू के लिए। अब जैसे क्लाइमेट चेंज पे कोई इशू, क्लाइमेट चेंज पे कोई एग्रीमेंट बना,
क्लाइमेट चेंज पे। तो बहुत सारे 100 कंट्री, 150 कंट्री, 200 कंट्री, 180 कंट्री मिल करके बना रहे हैं, कोई एग्रीमेंट पे इंटर किए, ट्रीटी में इंटर किए। तो वो कैसा हो गया, जनरल हो गया, जनरल हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंट्री ने मिलकर किया। और पार्टिकुलर जो होता है वो कुछ कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, इश्यूज के लिए बनती है। मान लीजिए कोई वाटर डिस्प्यूट है 3 देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में कोई वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई तीनों देशों के बीच में। तो ये कौन सा हुआ, जनरल हुआ या पार्टिकुलर हुआ, कौन सा हुआ? पार्टिकुलर। पर्टिकुलर। पार्टिकुलर हुआ। पार्टिकुलर में भी एक से ज्यादा ही है, लेकिन कुछ ही है, कुछ रीजनल इशू के लिए। पार्टिकुलर मतलब कुछ रीजनल इशू के लिए कोई ट्रीटी बनी तो पार्टिकुलर हो गया। हो सकता है 2 नहीं 4 ही हो, 5 ही हो, लेकिन 5 ही। लेकिन कोई ग्लोबल इशू के लिए कई सारे कंट्रीज मिलकर जब ट्रीटी बनाते हैं तो वो जनरल होता है। जनरल का मतलब जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे देश साथ में ही आ गए, हो सकता है 100 ही देश साथ में है, लेकिन फिर भी वो जनरल हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज मिलकर के ग्लोबल इशू को एड्रेस करने के लिए किसी ट्रीटी में इंटर किया हुआ है। एक और चीज आप लोग याद कर सकते हैं, जो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, उसका आर्टिकल 2 जो है वो ट्रीटी को डिफाइन करता है, ट्रीटी को डिफाइन करता है। तो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 2, वियना कन्वेंशन किसी को पता है वियना कन्वेंशन कब का है? 1969 का, ठीक है, 1969 वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 2 जो है वो ट्रीटी को डिफाइन करता है, ट्रीटी को। और ट्रीटी का डिफिनेशन आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रीटी का मतलब ये होता है कि अगर फॉर्मली रिटन रूप से कोई किसी के बीच में कोई एग्रीमेंट बने जो कि सबको मानना है, सबको गवर्न करने वाला है, तो वही ट्रीटी होती है। एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो सबके बीच में बनी है, कंट्रीज के बीच में, जो सबको गवर्न करने वाला है, वो ट्रीटी होती है। आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 2 वो वियना कन्वेंशन 1969 डिफाइंस ट्रीटी, ट्रीटी को डिफाइन करता है। याद आएगा ना? यस सर। तो इंटरनेशनल कस्टम से रिलेटेड मैंने इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड मैंने 2 ही 3 चीज बताई जो आपको याद रखनी है। एक तो उसका मतलब आप समझ ही गए, एक कैसा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स है किसका? इंटरनेशनल लॉ का। कहाँ पे मेंशन है ये प्राइमरी सोर्स है? कहाँ पे मेंशन है ये? आर्टिकल 13 ऑफ ICJ स्टैट्यूट। 13 क्या अनामिका? 13 38 सॉरी। 38। हाँ, ओके 38, आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। और फिर मैंने बताया कि ये 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है पार्टिकुलर। जनरल का मतलब समझ गए, पार्टिकुलर मतलब। फिर मैंने बताया कि आर्टिकल 2 जो है वियना कन्वेंशन 1959 का, वो डिफाइन करता है ट्रीटी को। इतनी बात आपको बस याद रखनी है। अब आते हैं कस्टम पे। दूसरा कस्टम, इंटरनेशनल कस्टम, ये कैसा सोर्स है? प्राइमरी था या सब्सिडियरी था? प्राइमरी था। इसके बारे में हम लोग एक और चीज डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा दिखाता है कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट का दिखाता है, पार्टीज का इम्प्लाइड कंसेंट दिखाता है। ट्रीटी दिखा रहा था एक्सप्रेस कंसेंट, ये दिखा रहा है इम्प्लाइड कंसेंट। तब कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस होती हैं। कंसेंट कस्टम का मतलब सभी लोग समझते हैं कि वो प्रैक्टिस जो कि बहुत कंसिस्टेंट रूप से चली आ रही है, जो बहुत जनरल है, यूनिफॉर्म है, और वो सभी फॉलो किया जा रहा है। इस तरह से फॉलो किया जा रहा है कि एक तरह से लीगली बाइंडिंग तरीके से हो जाता है। अगर उसको आप नहीं करेंगे तो मानी जाती है आप ब्रीच कर दिए उस चीज का। अगर जो कस्टम चली आ रही है, जो ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी नेचर का हो जाता है, उसको ना मानना दैट इज कंसीडर्ड एज अ ब्रीच, कि आप उस कस्टम का ब्रीच कर दिए। ओके, तो कस्टम का जो फीचर्स होता है वो आप लोग ऑलरेडी सभी जानते हैं। तो उसी की बात की जा रही है। वहां पे जो हम लोग नेशनल लॉ में कस्टम पढ़ते हैं, वही कस्टम यहाँ भी समझ लेना है। तो कस्टम से रिलेटेड यही चीज हो गया। आपको मेनली याद रखना है कि वो प्राइमरी सोर्स है और इम्प्लाइड कंसेंट शो करता है। बाकी उसका मतलब आप सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लंबे समय से चल रहा होना चाहिए, उस पे वो लीगल ऑब्लिगेशन की तरह होनी चाहिए। ये नहीं कि मियर यूजेज होनी चाहिए। जो मियर यूजेज है वो कस्टम नहीं कहा जाता है, अगर जब तक उसमें लीगल ऑब्लिगेशन वाला एंगल नहीं आ रहा है। उसमें वैसा होना चाहिए कि लीगल ऑब्लिगेशन की एंगल उसमें दिख रही हो, तभी वो कस्टम बनता है, नहीं तो वो मियरली यूजेज ही रहता है। तीसरा क्या था? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय कैसा नेशन? सिविलाइज्ड नेशन। आदिति राज, ओके, सिविलाइज्ड नेशंस। अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा डिस्कस किए हुए हैं? कौन सा डिस्कस किए हुए हैं? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पैक्टा सेंट सर्वंडा, उसका क्या मतलब था कविता?
सर इंटरनेशनल ट्रीटीज को मानने का जनरल रूल है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ट्रीटीज होती हैं उसको मानने की रूल है, जो एग्रीमेंट्स होती हैं वो मानने की रूल है। तो पहला वही हो गया पैक्टा sunt servanda, मतलब कि एग्रीमेंट जो है उसको माननी है, उसको अबाइड बाय करना है, उसको तोड़ नहीं देना है। तो एक वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज है, एक कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज कब का है ये? 1969। कन्वेंशन 1969 का है, बहुत बढ़िया। अब जो है ये जो कन्वेंशन है इसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है पैक्टा sunt servanda की, मतलब कि ट्रीटीज की इंपॉर्टेंस बताया गया है, ट्रीटीज का इंपॉर्टेंस बताया गया है। इसका आर्टिकल 26 और 27 जो है, आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 ये ट्रीटीज के इंपॉर्टेंस को बताता है। ये कहता है कि ट्रीटीज होती हैं वो बाइंडिंग नेचर की होती है और उसका परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, ट्रीटीज का परफॉर्मेंस जरूरी है। और गुड फेथ में पार्टीज को ट्रीटीज से क्या करना चाहिए? अबाइड बाय करना चाहिए। गुड फेथ में पार्टी शुड अबाइड बाय, पार्टी शुड बी ऑब्लिगेटेड बाय द ट्रीटीज इन गुड फेथ, ओके। और 27 में क्या कहा गया कि ये बहाना आप नहीं बना सकते हैं कि आपके नेशनल लॉ की वजह से ट्रीटी नहीं मान रहे हैं। मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको कंफ्लिक्ट नहीं करा देनी है, नेशनल लॉ से और इंटरनेशनल लॉ का कंफ्लिक्ट नहीं कराना है। ये बहाना ना बनाए आप कि आपका जो नेशनल लॉज है, नेशनल इश्यूज है, नेशनल पॉलिसीज है, फॉर दैट रीजन यू आर नॉट अबाइडिंग बाय द इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऐसा नहीं करना है आपको। इंटरनेशनल ट्रीटी का फेल्योर का कारण आप नेशनल इश्यूज नहीं बता सकते, नेशनल लॉज नहीं बताना है, ठीक है। ये आर्टिकल 27 बताया गया। 26 में क्या बताया गया कि आपको माननी है इंटरनेशनल ट्रीटी को, आपको इज्जत देनी है और गुड फेथ में आप उसको अबाइड बाय करें। इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है अनामिका? पैक्टा sunt servanda से रिलेटेड बाकी चीजें मैंने बता दी है पहले ही। मैंने अभी वियना कन्वेंशन का 2 आर्टिकल बता दिया, आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 याद रहेगा ना? वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज यस 1969, ओके ओके। फिर मैंने जो जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल बताया था, जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल, वो भी एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। इसमें जस्ट कोजेंस का भी प्रिंसिपल्स हो गया। जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल मैंने बताया था कि वो प्रिंसिपल्स जो सभी पे बाइंडिंग होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कुछ और किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। और चाहे वो पार्टीज है कि नहीं पार्ट है, वो कंट्री का क्या स्टेटस है, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रिंसिपल सबको अबाइड बाय करनी है, सबको अबाइड बाय करती है। इसी अभी जो मैंने ट्रीटी बताया वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसका आर्टिकल 53 जो है ये जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल से रिलेट कर रहा है। जस्ट कोजेंस ये कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं बनाई जा सकती है जो कि जस्ट कोजेंस के प्रिंसिपल को वायलेट करे। अगर वो करेगा तो वायलेट होगा। मान लो जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था जस्ट कोजेंस का, एक एग्जांपल हो गया कि टॉर्चर को प्रोहिबिट किया गया है, टॉर्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है। अब मान लो 10 देश मिलकर के एक ट्रीटी बना रहे हैं कि हम लोग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑफेंडर के साथ टॉर्चरस बिहेव करेंगे, कि हम लोग जो है अगर कोई देश के सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है तो हम उसके साथ टॉर्चरस बिहेव करेंगे। ऐसा अगर ट्रीटी एग्री कर रहा है 10 देश मिलकर के ट्रीटी बनाया, तो ये ट्रीटी जो है वो वाइड हो जाएगा, इसको वाइड कंसीडर किया जाएगा एज पर आर्टिकल 53 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। क्यों? क्योंकि ये जस्ट कोजेंस के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। ये वो प्रिंसिपल है जिसको कभी नहीं वायलेट करना है। अगर इसको वायलेट करने के लिए आप कोई ट्रीटी बना रहे हैं तो वो ट्रीटी ही वाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। ओके, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। सबको पहले जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल तो समझ में आ गया था ना? किसी को कोई डाउट है कि क्या है जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल? यशस्विनी, शालिनी, ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ओके। तो आप समझ गए। आर्टिकल 53 मैंने बताया, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज का ईयर मैंने बता चुका 1969। ये कहता है कि कोई भी ट्रीटी जो कि जस्ट कोजेंस के प्रिंसिपल को वायलेट करेगी वो ट्रीटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 64 इसी का कहता है कि मान लीजिए कि कोई
ये तो हो गया कि कोई ट्रीटी बनाई गई जो जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। मान लो कोई नया नियम निकल गया जस्ट कोजेंस का, न्यू प्रिंसिपल आया, मतलब कोई ऐसी प्रिंसिपल नई चीज आई, जैसे कि मान लीजिए पहले से स्लेवरी से रिगार्डिंग स्लेवरी को जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल नहीं माना गया होता, तो स्लेवरी से रिलेटेड क्या है कि नहीं, अब स्लेवरी भी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि यूनिवर्सली बैंड होनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में वो सही नहीं हो सकता है। जस्ट कोजेंस में वही प्रिंसिपल होते हैं ना जो कभी भी सही नहीं हो सकता, वो किसी कंडीशंस के, वो सारे कंडीशंस के पड़े हैं। अब स्लेवरी जो है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है जो स्लेवरी को जस्टिफाई करे, दैट्स व्हाई वो जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल में है। ओके, अगर वो डिपेंडेंट हो सिचुएशन पे तब तो वो उसके इस प्रिंसिपल में नहीं आएगा, क्योंकि वो सिचुएशंस पर अगर डिपेंडेंट रहे तो सिचुएशन किसी ना किसी कंट्री में राइज हो सकती है। तो स्लेवरी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, स्लेवरी इज प्रोहिबिटेड, उसको जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है। टॉर्चर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एंटी टॉर्चर एक्टिविटीज है वो कंप्लीटली प्रोहिबिशन है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, एंड देयर एग्जिस्ट नो एक्सेप्शन। ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं क्लेम की जा सकती है किसी कंट्री के द्वारा जो कि टॉर्चर को जस्टिफाई करे। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को जस्ट कोजेंस के प्रिंसिपल पे शामिल किया जाता है जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं हो। अगर इसके एक्सेप्शन निकलने लगे तब वो जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल ही कहाँ रहा, तब तो वो एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर सकता है ना किसी देश में, और वो देश क्लेम करेगा कि मेरे यहाँ एक्सेप्शन है इसलिए मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं वाली बात सबको? प्रीति, यस ओके। तो आर्टिकल 64 जो है वो कहता है कि अगर कोई नया प्रिंसिपल जस्ट कोजेंस का जो मानी जाए सबके द्वारा, कोई नया प्रिंसिपल एराइज होता है, एग्जांपल मान लीजिए स्लेवरी है अभी भी जस्ट कोजेंस का नहीं रहता, मान लीजिए स्लेवरी को नया नया इंट्रोड्यूस अडॉप्ट किया जाए कि ये तो जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल्स में आ गया, क्योंकि स्लेवरी हमें कहीं नहीं होनी चाहिए, ये इतनी बैड प्रैक्टिस है कि ये किसी फॉर्म में अलाउ नहीं होनी चाहिए, ये कंप्लीटली बैन होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। तो अगर कोई पहले से ट्रीटी चली आ रही है, कोई पहले से अगर ट्रीटी चली आ रही है उस इस नए जस्ट कोजेंस के प्रिंसिपल का जो वायलेट कर रहा है, पहले से ही मान लीजिए कोई ट्रीटी है जो स्लेवरी को अलाउ कर रहा है, ठीक है, पहले से कोई ट्रीटी है 1980 का मान लीजिए कोई ट्रीटी है जो स्लेवरी को अलाउ कर रहा है, और 2025 में क्या किया जाए, स्लेवरी को जस्ट कोजेंस के प्रिंसिपल के थ्रू माना गया कि स्लेवरी जो है प्रोहिबिट होनी चाहिए कंप्लीटली, तब ये 1980 की ट्रीटी भी अपने आप वाइड हो जाएगी, वो पहले वाली ट्रीटीज भी वाइड हो जाएंगी, भले ही जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल बाद में अडॉप्ट किया गया, कोई नई चीज को जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल में लाया गया। ओके, समझ में आ रहा है? तो रेट्रोस्पेक्टिवली कोई पुरानी ट्रीटी जो है उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो किसी नए जस्ट कोजेंस का जो प्रिंसिपल है, कोई नॉर्म अडॉप्ट किया गया है एज ए जस्ट कोजेंस प्रिंसिपल, उसको अगर कोई वायलेट करने वाला कोई पुरानी ट्रीटी है तो उसको भी वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है सुचेता? तो आर्टिकल 53 और 64 दो मैंने आर्टिकल बताया रिलेटिंग टू जस्ट कोजेंस प्रिंसिपल। 53 64 सुचेता? इतना धीरे बोला सुचेता, तुम्हारी आवाज भी नहीं आई। चांदनी? हाँ सर, समझ में आ गया। यस सर। ओके ठीक है, तो अब हम लोग अगला प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। ये हमने दो प्रिंसिपल पढ़ा अभी, किस चीज में पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा पढ़ रहे हैं चांदनी बताओ, कौन सा हम लोग अभी सोर्स पढ़ रहे हैं? चांदनी हम लोग कौन सा सोर्स पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का अभी? यशस्विनी? यस सर। सर पहला जो जनरल कन्वेंशन प्रिंसिपल्स होती है ऑफ वही लॉ पढ़ रहे हैं सर। सिविलाइज। चांदनी नहीं, चांदनी तुम अभी 2 स्टेज पीछे हो, हम लोग तीसरा पे पहुंच गए हैं। शालिनी तुम बताओ। यस सर। ओके निधि निधि तुम बताओ, निधि तुम बताओ कौन सा सोर्स पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? कोई बात नहीं, निधि नहीं बोलेगी।
देखिए हम लोग थर्ड सोर्स पढ़ रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, और उसमें भी हम लोग ने दो प्रिंसिपल को फिर से डिस्कस कर लिया, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पैक्टा sunt servanda एंड जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो सबके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। अब आते हैं तीसरा जनरल प्रिंसिपल जो सबको पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या का प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का? और नेचर रियल टर्म पार्ट और नेमोजेरक्स का उस हुआ। तीसरा भी कोई होता है? नेचुरल जस्टिस के तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, जिसको रूल अगेंस्ट बायस कहते हैं। सबको पता है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबने पढ़ा हुआ है। कोई है जो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पढ़ा हुआ है? बीएलएलबी में, एलएलबी में तो सभी ने पढ़ा होगा, ये तो एलएलबी में भी सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ इज द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबको पता है, ये कहता है रूल अगेंस्ट बायस, मतलब नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। कोई अपने ही केस में जज नहीं बन सकता है, ये बायस के अगेंस्ट हो जाएगा, ये बायस हो जाएगा, मतलब बायसनेस हो जाएगी। कोई अपने ही केस में जज बन रहा है तो चाहे वो बायसनेस का कोई भी ग्राउंड हो, ठीक है। अब वो सब हम लोग नहीं डिस्कस कर रहा है कि पर्सनल बायस, पेक्युनियरी बायस, वो सब तो डिटेल में हो गया। आपको बस नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन में आता है, ये याद रखना है। और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल में ये तीनों आते हैं, ये याद रखना है। तो सबको पता है नेमो जुडिक्स इन कॉजस। फिर ऑडियल ट्रम पार्टम, सबको राइट है कि उसकी बातें सुनी जाए, किसी को भी बिना सुने हुए उसके खिलाफ जजमेंट नहीं दी जा सकती है। फेयर हियरिंग का राइट सबको है, ठीक है, सबको राइट है कि उसके लिए उसके केस के रिगार्डिंग फेयर हियरिंग हो, ठीक है, बिना उसको सुने हुए उसके खिलाफ जजमेंट ना पास किया जाए। ऑडियल ट्रम पार्टम हो गया। फिर रीजन डिसीजन होता है, किसी को पता है कि ये भी एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, रीजन डिसीजन? यस सर। ओके, जिसको नहीं पता है वो लोग नोट डाउन कर लें कि रीजन डिसीजन भी इंटरनेशनल सॉरी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। और रीजन डिसीजन नाम से पता चल रहा है ये क्या किस चीज की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि जो भी डिसीजन होनी चाहिए दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम वैलिड रीजनिंग, ठीक है, जिस कंक्लूजन पे भी कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पहुंचेगा, ठीक है, कोई एडजुडिकेटिंग बॉडी किसी कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ है तो उस कंक्लूजन का बेसिस सम रीजन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आर्बिट्रेरीली किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए। आर्बिट्रेरी मैनर में आप किसी कंक्लूजन को कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते हैं। उस ऑर्डर का, उस जजमेंट के पीछे एक रीजनिंग होनी चाहिए, और वो रीजनिंग आपको बतानी होती है कि फॉर दैट रीजन आपने ये जजमेंट दिया है, फॉर दैट रीजन आपने ये ऑर्डर पास किया है, ठीक है। यही रीजन डिसीजन कहा जाता है। मतलब डिसीजन रीजनिंग वाली होनी चाहिए, रीजन होनी चाहिए उस डिसीजन का, उस जजमेंट का, ठीक है। सबको समझ में आ गया रीजन डिसीजन? ये दोनों तो सबको पता होगा। कविता, यस सर। रीजन डिसीजन समझ में आया? यस सर। ओके, अब उससे ज्यादा रीजन डिसीजन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हो गया, ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो गया। अब एक और टर्म जो सभी जानते हैं, रेस जुडिकाटा। क्या कहता है रेस जुडिकाटा? बहुत ही शॉर्ट में बताइए, क्योंकि हम लोग अभी सीपीसी नहीं पढ़ रहे हैं कि रेस जुडिकाटा सबसीक्वेंट सूट पर बार लग जाएगा। बहुत बढ़िया। ये प्रिंसिपल जो है रेस जुडिकाटा का इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि ये इसका कहना है कि जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया हुआ है, जजमेंट की फाइनलिटी होनी चाहिए, जजमेंट की फाइनलिटी होनी चाहिए। और जजमेंट की फाइनलिटी कब होगी? जब सब्सिक्वेंट सूट को बार किया जाए, रीलिटिगेशन को बार किया जाए। ये रीलिटिगेशन को बार करता है, सेम पार्टी जो है सेम इशू को लेकर के फिर से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये रेस जुडिकाटा है। सीपीसी के किस सेक्शन में दिया हुआ था? सर सेक्शन 11। बहुत बढ़िया। अब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये जो सेल्फ डिफेंस का राइट है ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है। ये भी हम लोग जनरल प्रिंसिपल से डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन। तो इन सब के अलावा कुछ देगा जो जनरल प्रिंसिपल्स का नहीं है, तो आपको उसको एक्सक्लूड करना होगा। लेकिन ये सभी जनरल प्रिंसिपल्स में आता है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल्स
प्रिंसिपल जो है नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, पैक्टा sunt servanda है, जस्ट कोजेंस का नियम है, सेल्फ डिफेंस का जो प्रिंसिपल, ये सारे जनरल प्रिंसिपल है जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। चलिए, सेल्फ डिफेंस का राइट मतलब कि कोई कंट्री जो है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर सकता है, फोर्स का यूज कर सकता है, जो थ्रेट है उसको रिपेल कर सकता है, इसी को कहते हैं सेल्फ डिफेंस का प्रिंसिपल। तो आरओपीडी का प्रिंसिपल तो आप सभी ने जो पीसी में वो पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस यस सर। यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूएन चार्टर है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भी यूएन चार्टर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 2 जो है यूएन चार्टर का, वो कहता है कि आप फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हैं, फोर्स का यूज नहीं करना है एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब क्या होगा, सेल्फ डिफेंस में फोर्स के यूज को अलाउ कर रहा है। एंड इससे भी पॉपुलर आर्टिकल है आर्टिकल 51, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इतनी बार पूछा जा चुका है इसको भी। आर्टिकल 51, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 किस चीज का, इसी यूएन चार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यूएन चार्टर जिससे यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ है, यूएन चार्टर जिससे यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ है। आर्टिकल 51 जो है यूएन चार्टर का, ये भी यही कहता है कि स्टेट्स के पास, कंट्रीज के पास राइट है सेल्फ डिफेंस करने का। अगर उनके खिलाफ कोई आर्म्ड अटैक हो गया है, किसी दूसरे कंट्री ने आर्म्ड अटैक कर दिया हुआ है, तो उसको डिफेंस करने के लिए, उस फोर्स को रिपेल करने के लिए कंट्रीज के पास राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। यही बात बताया गया आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर में, ठीक है। आर्टिकल 51 याद रहेगा ना सुचेता? जी सर। ओके, और दूसरा कौन सा आर्टिकल बताया था मैंने सुचेता, बताओ? सर 38 और 51। अरे किस चीज के आर्टिकल बताने लगी सुचेता तुम? कोई और सर, बताया, मैंने अभी और कौन सा? आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 हाँ, और किसका आर्टिकल किसका 51, यूएन चार्टर। यूएन चार्टर। चार्टर का आर्टिकल 51। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये आर्टिकल मैंने यूएन चार्टर की बताई है। अब आ जाते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग लीग ऑफ नेशन देख लेते हैं। लीग ऑफ नेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, लीग ऑफ नेशन, और ये बहुत टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। अब जो है बताइए, लीग ऑफ नेशन जो है, जानते हैं, नाम सुना है कि नहीं आपने यस सर। लीग ऑफ नेशंस का? किस चीज से एस्टेब्लिश हुआ था, किस ट्रीटी से एस्टेब्लिश हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, वेरी वेल रिनाउंड ट्रीटी। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 1 जब ओवर हुआ, तो कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? वर्ल्ड वॉर किस ट्रीटी से एंड हुई थी, किस ट्रीटी के साइन होने से? यही से ट्रीटी ऑफ वर्साई, एक और कोई हुआ था एक, पर ये ज्यादा फेमस है, इसी से लीग ऑफ नेशन बना था। बिल्कुल, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज जो है 1990 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली थी? 1918 तक चला था, 14 से 18। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 1945। हाँ 39। बहुत बढ़िया, ये बहुत कॉमन चीज है, आप सबको याद रहनी चाहिए, सब पूछी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन पूछी जाती भी है ना, कब 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 वर्ल्ड वॉर कब पहला कब खत्म हुआ था, दूसरा कब खत्म हुआ था, या कब स्टार्ट हुआ था। 14 से 18 तक चला था पहली वर्ल्ड वॉर, और 39 to 45 तक चला था दूसरी वर्ल्ड वॉर। 19 की बात हो रही है, 1914 से 1918, 1939 से 1945 तक। तो पहला वर्ल्ड वॉर जब ओवर हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज कब साइन हुई थी? 1919 में साइन हुई थी, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज साइन हुई थी, और इसी से लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिश हुआ था। लीग ऑफ नेशंस का, लीग ऑफ नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब एक्चुअली इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, किसको डेट याद है? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो लिख लीजिए डेट को। मैंने यूनाइटेड नेशन का नहीं बोला सुचेता, तुमने यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट का डेट बोल दिया, मैंने लीग ऑफ नेशन का बोल रहा हूँ। लीग ऑफ नेशन जो है 10 जनवरी 1920 को एस्टैब्लिश हुआ था, 10 जनवरी 1920 को।
और ठीक है, ये डेट नोट कर लिया आप लोग। और लीग ऑफ नेशन क्यों स्टैब्लिश किया गया था? लीग ऑफ सर नेशन इसलिए स्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश पीस। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति ने बताया, स्टैब्लिश पीस। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है तो इसी चीज से स्टैब्लिश किया जाएगा कि पीस, ताकि वॉर ना हो, ताकि शांति बना रहे, सबकी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाए। ओके, सबको शांति बनाए रखने के लिए दुनिया में युद्ध की सिचुएशन ना बने, सबको सिक्योरिटी मिले कलेक्टिव रूप से, इसलिए लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश किया गया था। इसको किसने प्रपोज किया हुआ था? इसको प्रपोज किया हुआ था यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट है, नाम याद है? नाम सुना है आपने सबको वुडरो विल्सन का? यस बहुत बढ़िया। वुडरो विल्सन ने इसको प्रपोज किया था 1918 में। 1918 में, ये डेट याद ना रखें आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों ही डेट याद रखना है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 1919 का है, 1919 का है, और 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश हुआ था। किस चीज के लिए स्टैब्लिश हुआ था आप जान गए? ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसको पता है? कहाँ था मतलब? न्यूयॉर्क। अच्छा, ये कब खत्म हो गया था? इसको कब डिसॉल्व किया गया? सर 20 अप्रैल 1946 को डिसॉल्व कर दिया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्योंकि कौन सा बन गया, नया बन गया, यूनाइटेड नेशन के एस्टैब्लिशमेंट हो गया, यूनाइटेड नेशन की एस्टैब्लिश हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ये रोक नहीं पाया था। 1919 में ही और 1920 में ही जब एस्टैब्लिश हो गया, तो इसके बाद भी तो वर्ल्ड वॉर होगी। 1939 में स्टार्ट हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोक नहीं पाया। इतना इसका जो मैकेनिज्म था वो उतना बढ़िया नहीं माना गया, कई सारे कंट्री इसको इग्नोर करने लगे थे, और इसने वर्ल्ड वॉर 2 को प्रिवेंट करने में ये क्या रहा था, असफल रहा था। कुछ मेजर पावर्स थे दुनिया के, इन्होंने इस चीज को कभी ज्वाइन भी नहीं किया, लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। ये सब कारण थे कि ये फेल हो गया, लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गया, और इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। और फिर किसको एस्टैब्लिश किया गया, किसको एस्टैब्लिश किया गया? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया, यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया, जो कि अभी भी है कि डिसॉल्व हो चुका है? अभी तो बहुत समय रहेगा। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन जो है वो बहुत, जब तक थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो फिर। थर्ड वर्ल्ड वार तो मीडिया वाले हमेशा ही कराते रहते हैं, मतलब इंडियन मीडिया वाले हमेशा ही कराते रहते हैं। ओके, हाँ, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो बिल्कुल बहुत ही उसका एक्सपेंडेड है, कई सारे उसको ये मिले हुए, बट हाउ एवर उतना एफिशिएंट है नहीं है। इस पे भी ये भी डिबेटेबल है कि यूनाइटेड नेशन कितना एफिशिएंट है कि नहीं है। तो हम आते हैं यूनाइटेड नेशन पे। यूनाइटेड नेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस की बौछारें हो जाती है यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग बताते रहिए। चलिए, यूनाइटेड नेशन जो है कब स्टैब्लिश हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945, 45 बहुत बढ़िया, ठीक है। 46 नहीं, 45 में, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन को ये बताइए पहली बार किसने प्रपोज किया था? सर रूजवेल्ट किए थे, अमेरिकन राष्ट्रपति थे। बहुत बढ़िया। और उस समय यूके के कौन प्राइम मिनिस्टर थे, बताओ अनुकुल? विंस्टन चर्चिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो रूजवेल्ट है यूएस प्रेसिडेंट थे, ये यूएस प्रेसिडेंट थे, और चर्चिल जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे। इन लोगों ने क्या किया था, पहली बार प्रपोज किया कि एक मतलब यूनाइटेड नेशन होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस चीज को मतलब प्रिवेंट करे, जो शांति बनाए दुनिया में। और किस चार्टर से प्रपोज किया था अनुकुल? यूएन अच्छा, चार्टर। ईयर बताओ कब प्रपोज? नहीं, अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर 1941 में, ठीक है। 1941 में, 4 साल पहले 1941 में अटलांटिक चार्टर से रूजवेल्ट ने और चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल जिसका नाम है, या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनका पूरा नाम है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका विंस्टन चर्चिल,
यूके का प्राइम मिनिस्टर, यूएस का प्रेसिडेंट थे। इन लोगों ने अटलांटिक चार्टर में 1941 में ही प्रपोज किया किस चीज के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए। ठीक है, पहली बार इन्होंने आइडिया दिया किस चीज के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने किसने किया, कब किया, अटलांटिक चार्टर से किया। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का नाम सुना है आपने? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, अप्रैल से जून तक के लिए हुई थी, जिसमें पहली बार 50 देशों ने मिलकर के यूएन चार्टर को साइन किया था, 50 देश ने मिलकर के। लेकिन एक कंट्री था जो बाद में साइन किया था, क्या नाम था उस कंट्री का? पोलैंड। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पोलैंड जो था वो बाद में साइन किया, और ही पोलैंड बिकम द नहीं पोलैंड बिकम द 51st फाउंडिंग मेंबर। पोलैंड जो था 51वां फाउंडिंग मेंबर बना, क्योंकि 50 से पहले ही साइन कर लिया। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए, सारे ही एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ, सारे ही एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था, जिसमें 50 देशों ने साइन किया यूएन चार्टर को साइन किया। ठीक है, क्योंकि यूएन चार्टर ऑफ साइन हो रही है 1945 में, उसी से एस्टैब्लिश हुआ था। और एक कंट्री जो है पोलैंड, उसने बाद में इसको साइन किया, और पोलैंड भी शामिल हुआ, तो पोलैंड का कैवा मेंबर बन गया, 51st मेंबर बन गया। तो 51st मेंबर फाउंडिंग मेंबर बन गया यूएन चार्टर का, फाउंडिंग मेंबर बन गया, 51वां फाउंडिंग मेंबर बन गया यूएन चार्टर का। ठीक है अनामिका, नोट कर रही हो ना? यस सर। मैं लिख रहा हूँ बहुत ही खराब राइटिंग में, और आधा अधूरा नाम लिख रहा हूँ, जिसको अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बस रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत। आप बताइए कि वो डेट आपने बता दिया ऑलरेडी कि एग्जैक्ट जो ऑफिशियल फॉर्मेशन का डेट क्या था। ये तो कितनी ही बार पूछी जा चुकी है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, फिर भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। कौन सा डेट है? 24 बताया भी था अक्टूबर। स्कूल ने। हाँ, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। जिसको भी नहीं याद हो उसको लिख लेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था। कौन? यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है हेडक्वार्टर यूएन का? अनुकूल, तुम्हें तो सर वाशिंगटन। इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में सर, न्यूयॉर्क में है ना? सर वाशिंगटन। हाँ, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क किस कंट्री में है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे में थोड़ा सा नेटवर्क कम है, इसलिए आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरे में हाँ, तुम्हारी आवाज भी कट कट के आ रही है अनुकुल, तुम्हारे तरफ नेटवर्क इशू होगी। बाकी लोग को मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है ना? थोड़ी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, क्योंकि मेरी तरफ भी थोड़ी सी दिख रही है कि नेटवर्क। अच्छा, निधि ने पहले लिखा हुआ था फीस सिक्योरिटी, सर मैं चैट में लिखा है। सर कोई बात नहीं निधि, शालिनी, मैंने तुम लोग का चैट नहीं देखा हुआ था, और अभी जैसे मैं देख रहा हूँ शालिनी बोल रही है मैं लाइब्रेरी में हूँ। ओके, हाँ तो मेरी आवाज अभी आ रही है कि नहीं बताओ? यस सर, वॉइस क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था, हेडक्वार्टर आपने बता दिया कि न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस है ऑफिशियल, बता दीजिए यूनाइटेड नेशन की। कोई एक पर्सन बताए, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी फ्रेंच। हो गया चांदनी? यस सर। कोई और बताए? सर चाइनीज है सर, रशियन लैंग्वेज भी ऑफिशियल ही है उसकी, स्पेनिश, हाँ, चाइनीज, रशियन, अरेबिक भी है सर। सर स्पेनिश, स्पेनिश। चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन और स्पेनिश। हाँ बिल्कुल, सभी लोग नोट कर लीजिए, तो बोला गया इंग्लिश बोला गया, चाइनीज बोला गया, अरेबिक बोला गया हुआ है, रशियन बोला गया, स्पेनिश बोला गया, फ्रेंच बोला गया हुआ है।
6 लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है। इंग्लिश, चाइनीज, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच। ओके, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। किस चीज का ऑफिशियल लैंग्वेज है? यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन का। कितने कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन में? नोट कर लिया सभी ने लैंग्वेजेस? लैंग्वेजेस याद रहनी चाहिए, 6 लैंग्वेज का नाम याद रहना चाहिए। 51 कंट्रीज है कौन एग्जाम में पूछेगा? मैं फाउंडिंग टोटल मेंबर नहीं पूछ रहा हूँ, 90 अभी करंट मेंबर पूछ रहा हूँ। 93 मेंबर टोटल करंट। 1 स्टेट्स। हाँ, बहुत बढ़िया प्रीत, बहुत बढ़िया। 193 स्टेट है। और एक टर्म होता है ऑब्जर्वर स्टेट। ऑब्जर्वर स्टेट किसी को पता है? ऑब्जर्वर स्टेट क्या होते हैं? ऑब्जर्वर स्टेट देखिए, ऑब्जर्वर स्टेट जो होते हैं वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, जो कि फुल टाइम मेंबर नहीं है, वो फुल मेंबर नहीं माने जाते। इवन उनको कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन के कुछ चीजों में, बट उनकी कुछ एक्टिविटीज में, बट उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। अब जैसे कि जो जनरल असेंबली का मीटिंग होता है, उसमें ये जो मेंबर्स हैं वो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट्स नहीं होती है। जब रेजोल्यूशन पास हो रही होती है, रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग कराई जाती है, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन मेंबर? ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। टर्म लिख लीजिए आप लोग, ऑब्जर्वर मेंबर्स। तो अभी 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। कौन कौन है? पैलेस्टाइन है और वेटिकन सिटी है। देख लीजिए, पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी आर द 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी आर द 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो मेंबर्स होते हैं जिनको कुछ लिमिटेड राइट्स होती हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में, बट वोटिंग राइट्स नहीं होती है, वोटिंग राइट्स नहीं होती है, ठीक है। नॉर्मली कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के? 193 मेंबर्स है, 193। सब लोग, सबने लिख लिया इस बात को? सुधांशु, तुमने लिख लिया? सुधांशु? जी सर। ओके ओके ओके। अब हम आते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था यूनाइटेड नेशन का, जिससे भी क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का ये बेसिक इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, कितने लैंग्वेजेस हैं, किसने प्रपोज किया, किसने आइडिया दिया, किस कॉन्फ्रेंस आया, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जो आप बताइए कि यूएन का जो पर्पस है, यूएन चार्टर से स्टैब्लिश हुआ है, ये तो आपके क्लियर है, यूएन चार्टर से स्टैब्लिश हुआ है। तो कुछ यूएन चार्टर ने खुद ही बताया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश करने का क्या मेन पर्पस है, ठीक है। व्हाट आर द पर्पसेस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन? द पर्पसेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूएन चार्टर। कौन सा आर्टिकल है जो बताता है? आर्टिकल 1 यूएन चार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है? चाहे इनमें से कौन कौन सा पर्पस है, तो ऑल ऑफ दीज रहेगा, या कौन नहीं है तो एक कोई स्कूल रहेगा। अरेंज करने को आ जाएगा कि इनमें से ये जो पर्पजेज है उसको अरेंज कीजिए उस मैनर में, उस क्रोनोलॉजिकल मैनर में जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 1 में। तो कुछ भी आ सकता है आर्टिकल 1 से क्वेश्चन। तो आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग कुछ खास पर्पजेज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के एस्टैब्लिशमेंट का होता है। पहला क्या पर्पज है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। बहुत बढ़िया सुचेता, बहुत बढ़िया। मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो सुचेता ने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मेंटेन करना, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्पस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सबने नोट कर दिया, ये पहला पर्पस है, पहला पर्पस यूनाइटेड नेशन का। दूसरा बताओ सुचेता? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। बहुत बढ़िया। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, ठीक है। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग स्टेट, मतलब देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बने, ताकि शांतिपूर्वक एक दूसरे के मतलब राइट को प्रोटेक्ट करें और आगे बढ़ा जाए। तीसरा क्या है सुचेता? सर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग टू को अचीव बढ़ावा देना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना या प्रमोट करना, ठीक है। तो सभी देशों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए
और यूनाइटेड नेशन इसमें मदद करेगा ताकि देश जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करे, देश जो है आपस में सहयोग करे एक दूसरे को, और चाहे वो इकोनॉमिक सहयोग हो, सोशल सहयोग हो, कल्चरल सहयोग हो, किसी भी तरह का ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। और क्या पर्पस बताओ रिसु? सर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलप को प्रमोट करना भी है। और कोई हार्मोनाइजेशन to be a center of harmonizing, sir. To बहुत be a बढ़िया center रिसु। of harmonizing among the nations for the maintaining of the peace and security among all the nations. अच्छा 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 रिसु, तुम वही रिसु हो ना जो मैं समझ रहा हूँ, अभी मैं समझ पाया तुम को। Yes, sir. Risu. ओके ओके ओके, तुम्हारी आवाज से मैं पहचाना। ओके रिसु यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारा जूनियर है, इमीडिएट जूनियर है और मेन कैंपस में ही, और वो हमारे हॉस्टल में भी रहता है। रिसु हमारे हॉस्टल में भी रहता है। बिल्कुल। ओके जैसा कि रिसु ने बताया कि सेंटर फॉर हार्मोनाइजेशन मतलब कि जो अलग अलग देश है उसको हार्मोनाइज करने का एक सेंटर बने यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग नेशंस को हार्मोनाइज करने का एक सेंटर बने, और ह्यूमन राइट्स को, जो हमने तीसरा पॉइंट बताया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, उसमें यह भी है कि ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना है, कि यूनाइटेड नेशन की ड्यूटी है कि इनकरेज करे देशों को कि ह्यूमन राइट्स को वो लोग रेस्पेक्ट करे, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाए। इसके लिए क्या करना है? इनकरेज करना है, इनकरेज करना है कि ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाए। ये सारे पर्पसेस है यूनाइटेड नेशन को, जो कि बताया गया आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे पर्पस आपको याद होने चाहिए। अच्छी बात ये हो कि आप अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करें, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आई हुई है, ठीक है, आ सकती है नहीं बोला हूँ, आई हुई है। और किस आर्टिकल में वो याद रहेगा ना याद? Yes, sir. ओके ओके। अब जो है सारे ऑर्गन्स को पढ़ने हैं डिटेल में कि और जो कितने ऑर्गन्स हैं इवन के, प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ। 6। ओके बिल्कुल 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन है। प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। ओके, देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, but there are only 6 principal organ of United Nations. United Nations का 6 principal organs है, ओके। और वो जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनती है, वो हमें डिस्कस करें। तो सारे ऑर्गन्स तो आज नहीं हो पाएंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं, कम से कम जनरल असेंबली तो कर ही लेते हैं। तो कोई बताए 6 ऑर्गन का नाम बताएगा कोई? सर जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर इकोनॉमिक काउंसिल है, और सेक्रेटेरिएट है, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एक और है, एक और छूट गया, एक जुडिशियल बॉडी का नाम क्या है? बहुत बढ़िया बहुत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बढ़िया। तुमने जस्टिस। जुडिशियल बॉडी है उसका नाम छोड़ दिया था, जो कि आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अच्छा ये बताइए, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिमिनल लॉ को गवर्न करने के लिए जो कोर्ट होते हैं उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को गवर्न करती है वो कौन सा कोर्ट है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नहीं बाबू, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डज नॉट गवर्न द क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। हाँ चांदनी ने सही बताया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है, और हाल में ही एस्टैब्लिश हुआ है। कौन से स्टैट्यूट से एस्टैब्लिश हुआ? आपने रोम स्टैट्यूट का नाम सुना है? रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी। रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी जो है उससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है। हाँ बिल्कुल, रोम स्टैट्यूट, उससे एस्टैब्लिश हुआ है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है, और वो गवर्न करता है, वो डील करता है क्रिमिनल केसेस को। किसी के खिलाफ किसी ने अगर जीनोसाइड किया हुआ है, किसी ने वॉर क्राइम्स किया हुआ है, तो ये इसका केस किसमें? आईसीजे में नहीं चलता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलता है। और पहले तो था ही नहीं, 2000 के पहले
कोई परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट नहीं था, तो अलग अलग इश्यूज के लिए, अलग अलग वॉर क्राइम्स के लिए स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाते थे। जैसे आपने नाम सुना है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर सर ये यूगोस्लाविया, नाम रिसेंटली सुना हुआ है? इस्टेब्लिश। बिल्कुल बिल्कुल 2002 में। हाँ, इंटरनेट इससे पहले जो था, इंटरनेशनल क्रिमिनल केसेस को गवर्न करने के लिए कोई परमानेंट कोर्ट ही नहीं था। टेम्पोररी ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश हुआ करते थे। किस चीज को गवर्न करने के लिए? अलग अलग वॉर क्राइम्स। किसी, मान लीजिए किसी कंट्री में वॉर क्राइम हो गया, जैसे यूगोस्लाविया में वॉर क्राइम हो गया, तो उसको गवर्न करने के लिए ट्रिब्यूनल बना जिसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी, ठीक है। फिर रवांडा में रवांडन जेनोसाइड हुआ था, आपको पता होगा, तो उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा बना। सियरा लियोनी में हुआ था तो स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोनी बना। ये सारे इंटरनेशनल क्रिमिनल केसेस को ही गवर्न करते थे, बट दे ऑल वेयर टेम्पोररी कोर्ट्स, टेम्पोररी ट्रिब्यूनल्स, and there was high demand for the establishment of a permanent international criminal court that was fulfilled by passing of the Rome Statute of the ICC, which established the International Criminal Court, which is the only and the first permanent court to deal with the international criminal cases. इससे पहले मतलब आईसीसी से पहले, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पहले कोई ऐसा कोर्ट नहीं एस्टेब्लिश हुआ था जो कि परमानेंट हो। ओके, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि उन सबसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आईसीजे में नहीं डील होता है क्रिमिनल केसेस का, इंटरनेशनल क्रिमिनल केसेस का डील आईसीजे में नहीं डील होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जनरल असेंबली डिस्कस करते हैं। जनरल असेंबली 6 नाम आपने बताया, रिशु ने बताया, जो कि प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का। पहला हो गया जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली जो है वो चैप्टर 4 जो है, किस चीज का चैप्टर 4 होगा बताइए जल्दी से, कोई किस चीज का चैप्टर 4 डील करेगा जनरल असेंबली? रोम स्टैट्यूट का क्या? बिल्कुल यूएन चार्टर का। यूएन चार्टर से ही एस्टैब्लिश हुआ है यूएन, यूनाइटेड नेशन चार्टर उसी से एस्टैब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन। तो जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, चाहे जो भी चीज, अभी मैंने आर्टिकल 1 ही बताया, यूएन चार्टर का ही बताया, तो वो सारी चीज यूएन चार्टर से ही ऑन होती है। ओके, तो चैप्टर 4 जो है वो जनरल असेंबली से डील कर रहा होता है। जनरल असेंबली सेक्शन 9 टू, सॉरी सेक्शन बोल रहा हूँ, आर्टिकल 9 से 22, आर्टिकल 9 से 20, बहुत बढ़िया सुचेता, 9 से 22 तक आर्टिकल जनरल असेंबली से डील करता है। किस चीज का? यूएन चार्टर का, जो कि चैप्टर 4 है। ये दोनों ही चीजें याद रखिए कि चैप्टर 4 डील करता है, 9 से 22 तक डील करता है। ये सब पे क्वेश्चन बनती है। अब बताइए जल्दी जल्दी कि जनरल असेंबली के मेंबर कौन कौन होते हैं? 10 मेंबर, 50 मेंबर, 100 मेंबर, कौन कौन मेंबर है? सर यूएन चार्टर के जितने मेंबर होते हैं सब होते हैं 193। बहुत बढ़िया चांदनी। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो सारे जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं, जितने भी यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर है अभी हमने पढ़ा? 193। कितने ऑब्जर्वर मेंबर्स थे? 51। 2 फाउंडिंग मेंबर, एक वेटिकन सिटी, कंफ्यूज मत हो जाओ। हाँ बहुत बढ़िया रिशु, तुम लोग ऑब्जर्वर, फाउंडिंग या टोटल मेंबर में कंफ्यूज मत हो जाओ। लिखे तो हो ना तुम लोग? फाउंडिंग मेंबर जब मैं बता रहा था तो अलग बताया था मैंने। इसमें 51st फाउंडिंग मेंबर किसको बताया था मैंने? पोलैंड वाज द 51st फाउंडिंग मेंबर हु जॉइंड लेटर, बाद में वो सिग्नेटरी बना यूएन चार्टर का, पोलैंड। बिल्कुल। 2 ऑब्जर्वर मेंबर का नाम मैंने बताया था, क्या बताया था नामी का बताओ? फलस्तीन और क्या होता था? वेटिकन सिटी। हाँ बिल्कुल। उनका क्या काम है वो मैंने बताया। वोटिंग राइट्स नहीं होते उनके पास। टोटल कितने मेंबर्स हैं उनको छोड़कर, ऑब्जर्वर अगर छोड़ दो तो टोटल 193 मेंबर्स है। तो पूरे के पूरे 193 मेंबर्स किसके पार्ट हो गए? जनरल असेंबली के भी पार्ट हो गए पूरे के पूरे। तो जनरल असेंबली का अगर कंपोजिशन पूछे तो क्या हो जाएगा? पूरे यूएन मेंबर्स, जितने भी यूएन मेंबर्स हैं सब जनरल असेंबली के पार्ट हो गए। अब जो है जनरल असेंबली का क्या काम है? जनरल असेंबली का, इसमें एक तो बजट अप्रूव करता है। अगर क्वेश्चन है कि कौन सा एनुअल बजट, बजट कहाँ अप्रूव होता है? जनरल असेंबली में, ठीक है। जो बजट है वो अप्रूव कौन करता है? जनरल असेंबली अप्रूव करता है। या जो भी चीज पे डिस्कशन है, रिकमेंडेशन है, वो जनरल असेंबली में होती है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, कोई कानून से रिलेटेड, कोई ट्रीटी बनानी है, कोई सिक्योरिटी का इशू, पीस से भी रिलेटेड इशू, उस पर डिस्कशन जो है या रिकमेंडेशन जो है वो जनरल असेंबली देता है, ठीक है। कई बार सिक्योरिटी काउंसिल को रिकमेंड करता है।
तो डिस्कशंस एंड द रिकमेंडेशंस इज डन बाय जनरल असेंबली। बजट अप्रूव कौन करता है? जनरल असेंबली करता है। ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि बजट कौन अप्रूव करता है? तो जनरल असेंबली अप्रूव करता है, याद रखिएगा। अब वोटिंग राइट्स की बात आई, तो हर मेंबर का कितना वोटिंग राइट होता है? अगर इंडिया मेंबर है जनरल असेंबली का, तो इंडिया का कितना वोट हुआ जनरल असेंबली में, ये बताइए। इंडिया एक कंट्री, एक मेंबर स्टेट है यूएन चार्टर का। सर एक वोट, एक 5 हो सकता है। एक वोट होगा, देखिए ठीक है। आप लोग कई चीजों को लेकर कंफ्यूज है, वो सब कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। सब जो डेटा बता रहे हैं कुछ ना कुछ रेलिवेंट है। जिसने भी 5 बोला वो भी एक रेलिवेंट नंबर ही है, उसका भी कुछ है रिलेशन, लेकिन सब अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि फाउंडिंग मेंबर अलग हो गया, मेंबर स्टेट अलग हो गए, ऑब्जर्वर मेंबर अलग हो गए, इसलिए ये भी वोटिंग राइट सबको एक ही है। वो जो 5 किसने बोल रहा था, 5 जो होता है उसका क्या रिलेशन है? 5 हर कंट्री जो है अपना 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है जनरल असेंबली में। एवरी कंट्री कैन सेंड अप टू 5 मेंबर्स, अप टू 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन पांचों का कलेक्टिवली अगर वोट एक ही माना जाएगा, एक कंट्री का वोट एक ही रहेगा, ठीक है, तो एक मेंबर स्टेट या एक कंट्री का एक वोट मानी जाएगी। याद रखिए, 1 कंट्री इक्वल टू 1 वोट। और 5 जिसने भी बोला तो 5 वो रिप्रेजेंटेटिव का है कि एक देश अपना 5 रिप्रेजेंटेटिव तक भेज सकता है मैक्सिमम। कहाँ भेज सकता है? जनरल असेंबली में। लेकिन कलेक्टिव वोट देखी जाए तो उस चाहे 2 भेजे 5 भेजे, सबका वोट एक ही होगा। ठीक है ना, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? सुधांशु समझ में आया? हाँ, तो कंफ्यूज ना रहिए इसमें। जनरल असेंबली में मेंबर 193 हो गए क्योंकि 193 यूएन के मेंबर हैं। सबका वोट का वैल्यू एक ही है, सबकी वोट की वैल्यू एक ही है। एक कंट्री मैक्सिमम, हाँ बोलो। तो इसमें इतनी सारी चीजें सर भूल जाते हैं, कैसे याद करें? तो इसमें यह है कि 2-4 बार रीडिंग करनी होगी ना। इसमें ये एक बात है इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज रटने वाली है, याद करने वाली है। अब आप देखते होंगे जैसे कई चीजें आपको पहले से पढ़े हैं कई बार, तो वो याद करने की जरूरत नहीं। अब यूएन कब स्टैब्लिश हुआ, ये सब का हेडक्वार्टर, इवन ये सब जो चीजें हैं, ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं कि एक वोट एक मेंबर 5 रिप्रेजेंटेटिव याद है। लेकिन जिसके लिए जो नया है वो उसके लिए कंटेंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी इंटरनेशनल लॉ में। बट ये सारे रेलेवेंट चीजें ही है, मैं इरेलेवेंट चीजें कुछ बता भी नहीं रहा हूँ। तो आपको 2-4 बार रीडिंग करनी होगी तब जाके याद होगा। ओके, और इंटरनेशनल लॉ पे आपको मैं बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि उसको और अच्छा हो जाए। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का एमसीक्यू आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। यस सर। ओके ओके। और ठीक है, मैं क्या बता रहा था? ओके, ये सारे डिस्कस हो गई कि ये जनरल असेंबली से रिलेटेड सारी चीजें थी। अब जो है कि वोटिंग क्या कैसे पास होती है, वो चीजें थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट हो गई। मैं नहीं बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो होता है सिंपल मेजोरिटी से ही चीजें पास होती है। लेकिन अब जैसे बजट वगैरह चीज हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। अब कोई चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, पीस से रिलेटेड इशू है, नया मेंबर जोड़ना वगैरह होता है, बजट से रिलेटेड इशू होती है, तो वो सब 2/3 मेजोरिटी से पास होती है। ये उतना आप ना याद करें, बाकी चीजें सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। तो ये जनरल असेंबली से रिलेटेड चीजें हो गई जो आपको याद रखनी है। अब सिक्योरिटी काउंसिल कंटिन्यू किया जाएगा, कल किया जाएगा, बताइए। करा दीजिए। ओके ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल करते हैं। अच्छा, जब ये सोर्सेज मैं बता रहा था तो मैंने जनरल प्रिंसिपल सारे बताए थे, उसके बाद भी 2 सोर्सेज बचे हुए थे जो कि जुडिशियल डिसीजन था और जो टीचिंग फॉर मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिशिस्ट था। तो टीचिंग फॉर मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिशिस्ट में कुछ था ही नहीं। वो तो होता है कि जो जब कोई सोर्सेज अप्लाई नहीं हो पाता है तो देखी जाती है कि जो जुडिस्ट होते हैं उनका क्या कहना है। अगर किसी ने कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रोमिनेंट जो है
पर्सनालिटी ने, कोई प्रोमिनेंट जानकार पर्सन ने कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी रिफर किया जाता है, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट हो गया, सब्सिडियरी होता है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट होता है कंपेरेटिव टू अदर्स होते हैं। लेकिन जुडिशियल डिसीजन जो था, जुडिशियल डिसीजन को पे मैंने नहीं बताया होता। ये बताइए जो जुडिशियल डिसीजन होता है वो कैसा होता है, बाइंडिंग नेचर का होता है कि नहीं होता है? जो स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, जुडिशियल डिसीजन नहीं। सब्सिडियरी सोर्स होता है। ये फॉर्मूला कर रहा है। जुडिशियल डिसीजन जो होता है वो सब्सिडियरी होता है या प्राइमरी होता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे, बताइए क्या होता है? तो सब्सिडियरी होता है। ओके, सब्सिडियरी होता है। और जुडिशियल डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है कि नहीं, ये बताइए? नहीं बाइंडिंग होता है, आर्टिकल 59 में शायद बोला है उन्होंने आईसीजे। बहुत बढ़िया अनामिका, आप लोग लिख सकते हैं आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग नॉट बाइंडिंग होता है। जो आईसीजे के जो डिसीजंस होते हैं वो नॉट बाइंडिंग, यानी कि जो स्टेयर डिसीजंस का प्रिंसिपल होता है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आईसीजे फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजंस और नॉट, डू नॉट फॉलो, बिल्कुल डू नॉट फॉलो। आईसीजे डू नॉट फॉलो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजंस। स्टेयर डिसीजंस का डॉक्ट्रिन सबको पता है, प्रेसिडेंट जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस की बात करता है कि जो प्रेसिडेंट, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है, सबको पता होगा। स्टेयर डिसीजन जो प्रेसिडेंट होती है उसकी इंपॉर्टेंट होती है, उसको फॉलो करना होता है, उसको अबाइड बाई करना होता है, ना कि उससे अलग हट जाना है, ठीक है। तो ये आईसीजे नहीं फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं होती है, स्टेयर डिसीजन का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता है, अपने पुराने जो जजमेंट्स होते हैं वो खुद पे नहीं बाइंडिंग होता है। आप डिफर कर सकते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट आते हैं, वो डिपेंडेंट करता है केस टू केस, ना कि पहला जजमेंट को रिफर किया जाएगा उसका। इवन इसका मतलब ये नहीं कि रेफरेंस नहीं होता है, रेफरेंस होता है बट वो बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है। ये जुडिशियल डिसीजन से रिलेटेड इतनी बातें थी जो कि याद आया तो बता दिया। तो बताओ सुचेता, बाइंडिंग है कि नहीं है आईसीजे का डिसीजन खुद पे? वैसे ही बातें हम लोग जब आईसीजे पढ़ेंगे तो आएगी, है कि नहीं सुचेता? नो सर। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे, सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल किस चैप्टर में? अभी हमने पढ़ा जनरल असेंबली, अब सिक्योरिटी काउंसिल किस चैप्टर में है? 5 में। बहुत बढ़िया, 5। इसका आर्टिकल कहाँ से आता है खैर? 23 से 30। बहुत बढ़िया सुचेता। चैप्टर 5 ऑफ यूएन चार्टर, यूएन चार्टर का चैप्टर 5 डील करता है सिक्योरिटी काउंसिल से। यूएन चार्टर का चैप्टर 5 डील करता है सिक्योरिटी काउंसिल से, और ये आर्टिकल है 23 से 32 तक, आर्टिकल 23 से 32 तक। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या कंपोजिशन है, कितने मेंबर होते हैं इसमें? 3। हाँ 15, इसमें से 5 सही बोला आपने, बोलिए। 10 नॉन। हाँ, और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के होते हैं? 2 year elected by जनरल असेंबली। बिल्कुल 2 इयर्स। बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार पूछे जाती है। आसान इसलिए क्योंकि आप बहुत बार सुनते आ रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन बात है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है बहुत ही रिनाउंड टॉपिक अपने आप इंटरनेशनल लॉ का, इसलिए सबको पता होगा। 15 मेंबर हो गए, 5 जिसमें से परमानेंट हो गए, 10 जो के नॉन परमानेंट मेंबर हो गए, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, जो कि इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के इलेक्ट होते हैं। अब जल्दी से कोई 5 परमानेंट मेंबर का भी नाम बता दे, और जिसको नहीं पता है वो लिख दे। अमेरिका, कोई 5 परमानेंट? अमेरिका और ब्रिटेन और चाइना और फ्रांस और रसिया। अमेरिका, बहुत बढ़िया, बहुत ब्रिटेन, बढ़िया। चाइना, फ्रांस, रसिया। फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका मतलब यूएसए हो गया, ब्रिटेन का मतलब यूके हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो यूके यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया। These 5 are the permanent members of the Security Council. These 5 are the permanent member of the Security Council. और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इतनी बात सबको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मेन फंक्शन होता है? What is the primary responsibility of the Security Council? पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, शांति को मेंटेन करना और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यही प्राइमरी पर्पस होती है किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल की, सिक्योरिटी काउंसिल की। प्रीति मिश्रा, ओके। अब जो है ये बताइए कि इसकी वोटिंग की क्या ये होती है? सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग की क्या प्रोसेस है? कोई रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कितने वोट की जरूरत होती है?
तो 9। बिल्कुल 9 votes are required to pass any resolution, जिसमें से आउट ऑफ 9 5 तो होने ही चाहिए परमानेंट मेंबर्स का। 5 परमानेंट का क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप सबको पता है कि जो परमानेंट मेंबर्स है दे हैव वीटो पावर। अगर उनमें से कोई वीटो पावर का एक्सरसाइज करता है अगर वो तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाती है। तो 9 वोट्स चाहिए, 9 वोट्स चाहिए टू पास एनी रेजोल्यूशन। आउट ऑफ दोज 9 5 मस्ट बी ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स का वोट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के पास कौन सी पावर होती है? वीटो पावर होती है। तो उनका वोट आए किसके फेवर में? उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट आए। इट इज मस्ट फॉर द पासिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। ओके, किसी को कोई डाउट? सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो पावर सबको पता होगा, है ना चांदनी? यस सर। ओके, साक्षी? यस सर। ओके, तो याद रहेगा ना कि 9 वोट चाहिए होते हैं। कितने वोट चाहिए साक्षी? 9 वोट चाहिए होते हैं किसी रेजोल्यूशन का पास करने के लिए। और 9 में से 5 तो रहने ही है परमानेंट के, 4 और के रहे। 9 कम से कम चाहिए, 9 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है साक्षी? यस सर। ओके, अब जो है हम लोग इसके आगे वाले जो ये है ऑर्गन्स है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी इंटरनेशनल लॉ में जो बचे हुए हैं। किसी टॉपिक में किसी को डाउट है, कोई राइज है जो अभी तक डिस्कस हो चुका है तो आप लोग पूछिए। कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया है? कविता? नो सर, सब क्लियर है। ओके, तो फिर आप सर लोग एक बार पढ़ के आईसीजे भी के आइएगा। जजेस, सर आईसीजे के जजेस का जो उनकी नियुक्ति होती है, हाँ उनको इलेक्ट भी तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ही करते हैं ना? सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल, हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों मिलकर के इलेक्ट करते हैं, 9 साल के इलेक्ट करते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग आईसीजे को डिटेल में, ठीक है? और किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, फिर आप लोग लीव कर दीजिए और